अध्याय 1091 1091। पाश्विक। नूह को जब भी समय मिला उन्होंने नाइट के शरीर में सुधार किया। टेरोडेक्टाइल उसे कुछ नया बनाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से खुद को नष्ट भी कर देगा। पिछली 3 शताब्दियों में रात बेचैन करने वाली रही है। सबसे पहले ये टावर के पास के क्षेत्रों में उड़ गया था और जो भी मजबूत प्राणी मिला उसका शिकार कर रहा था। फिर भी वह जल्द ही रैंक 5 के प्राणियों से लड़ते लड़ते ऊब गया, जिसके कारण उसने अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर दिया। टेरोडेक्टाइल नूह से बंधा हुआ महसूस हुआ, इसलिए शुरुआत में ये कभी भी उसके प्रशिक्षण क्षेत्रों से बहुत दूर नहीं गया। जब नूह ने 7वें केसियर रून के साथ प्रशिक्षण लिया तो उसने चेजिंग डेमन के क्वार्टर के तहत शक्तिशाली प्राणियों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे हर बार रोक दिया। अंततः नाइट ने वह कार्य भी छोड़ दिया, केवल एक नए प्रतिद्वंद्वी की तलाश करने के लिए। ये दुनिया के जादुई जानवरों में 6ठे स्थान पर है, लेकिन इसने उनसे कभी लड़ाई नहीं की क्योंकि नूह को उनकी ज़रूरत थी। गठबंधन के क्षेत्र की संरचनाएं तकनीकी रूप से उसके पक्ष में थीं, इसलिए उसे उन्हें भी छोड़ना पड़ा। योग्य विरोधियों की कमी ने इसे नूह के समान स्थिति में डाल दिया, जिससे उनके संबंध में एक बार फिर सुधार हुआ। फिर भी टेरोडेक्टाइल को खेती करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसके पास पूरे वर्षों का खाली समय था जिसे वह नहीं जानता था कि इसे कैसे भरना है। किसी समय इसकी आंखें आसमान की ओर उठी थीं। उस नीले वातावरण में आग का एक दूर का गोला था जो नश्वर भूमि को रोशन करने में सक्षम था। मनुष्य इसे सूर्य कहते थे, लेकिन वह टेरोडेक्टाइल का केवल एक और चमकदार प्रतिद्वंद्वी था। नूह को एक बार अपना ध्यान रोकना पड़ा क्योंकि उसे रात के पतले होने का संबंध महसूस हुआ। उनकी चेतना ये जानने के लिए भौतिक संसार में लौट आई थी कि उनका नया साथी सूर्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रयास ने प्राणी को लगभग मार डाला था। फिर भी इसने नूह को इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था कि प्रशिक्षण के दौरान वह नाइट को बिना कुछ किए नहीं छोड़ सकता था। वह प्रकाश के विरुद्ध निस्वार्थ धर्मयुद्ध के कारण एक दिव्य प्राणी के दिमाग को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अंतिम कार्य ने नूह के साथ उसके संबंध को भी खारिज कर दिया था और उसे प्राणी की बोरियत के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। नूह ने इसे लगभग असंभव कार्य देकर समस्या का समाधान कर दिया था। नाइट ब्लेड पेट्रोडेक्टिल्स को पुनरुत्पादन के लिए एक अलग वातावरण की आवश्यकता थी जो पूरी तरह से उनके अंधेरे से दूषित हो। उनकी प्रजाति को किसी साथी की जरूरत नहीं थी। वे जो कानून फैलाते हैं वे पर्याप्त रूप से सघन हो जाने पर स्वतः ही अपनी तरह का एक कानून उत्पन्न कर देते हैं। नूह ने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय क्षेत्रों में से एक में एक बड़े भूमिगत क्षेत्र को साफ कर दिया था जो अभी तक पंख वाले जानवरों के आक्रमण से उबर नहीं पाया था। उन्होंने एलिमेंटल फोजिंग विधि से इसके किनारों को मजबूत किया था और इसे पेट्रोडेक्टाइल को दिया था। उनका कार्य सरल था। नाइट को उस क्षेत्र के हर कानून को तब तक नष्ट करना पड़ा जब तक कि वह अपनी प्रजाति के लिए आदर्श प्रजनन स्थल नहीं बन गया। अंततः एक सफलता हाइव को मजबूत जानवर प्रदान करेगी, इसलिए यह उसके लिए एक जीत की स्थिति थी। नाइट ने कार्य को गंभीरता से लिया था, लेकिन वह अकेले कितना कुछ कर सकती थी इसकी एक सीमा थी। इसने नूह को अपने लापरवाह साथी की चिंता किए बिना वर्षों तक शांतिपूर्ण प्रशिक्षण का आनंद लेने दिया। जैसे जैसे उनके संबंध में सुधार हुआ, जब नूह अपने ध्यान से बाहर आया तो नाइट ने उसे समझना सीख लिया। यहाँ तक कि उसे आखिरी बार के बाद अपनी हानि का एहसास भी हुआ था, जो उसकी मजाकिया अभिव्यक्ति के पीछे का कारण था। नूह ने अपने बगल में पक्षी जैसे प्राणी को देखा। ये केवल एक बड़े पक्षी का आकार था, लेकिन उसने चेहरे की विशेषताओं की आवश्यकता के बिना इसके विभिन्न भावों को पहचानना सीख लिया था। कोई अभी अभी भूत से हारा है, रात ने गहरी चहचहाहट के साथ अपनी पंक्ति का अनुसरण करते हुए कहा। अब ये कोई छोटा पक्षी नहीं रहा, इसलिए इसके रोने में थोड़ी गरिमा थी। मैं एक आत्मघाती पक्षी को मुझे जीतने का सबक नहीं देने दूंगा, नूह ने टॉवर की छत पर लेटते हुए कहा। तारों से भरे आकाश ने उसकी दृष्टि को भर दिया, लेकिन विरासत में लंबे बालों वाले आदमी की आकृति उसके और सितारों के बीच दिखाई दी। वह भगवान की इच्छा थी। नूह ने हाल ही में एक ऐसे अस्तित्व से बातचीत की थी जिसने अमर भूमि के अंदर अपनी विरासत छोड़ दी थी। नूह ने अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा, संभव है कि उसने वीर कृषकों से इसे खोजने की उम्मीद नहीं की थी। विलक्षण विशेषज्ञ ने उस स्लैश को अमर भूमि में प्रदर्शित किया था जहां दिव्य प्राणी स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। हो सकता है कि उसका इरादा अपनी विरासत को साथी दैवीय अस्तित्वों को हस्तांतरित करने का रहा हो, लेकिन नए महाद्वीप के पतन ने उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। नूह इस बारे में निश्चित नहीं हो सका। दिव्य कट अब वहां था, इसलिए वह प्रयास करेगा इसे जब्त करने के लिए। हालांकि उन्होंने मन ही मन ये स्वीकार कर लिया कि अगर उन्हें कोई अड़चन आती है तो उन्हें विरासत छोड़नी पड़ सकती है। वह सही है, नूह ने मन में निष्कर्ष निकाला। मैं एक जानवर हूँ। डिवाइन कट में प्राप्त समझ ने नूह को दिखाया था कि उसकी मार्शल आर्ट कितनी सीमित थी। वह बमुश्किल खुद को तलवारबाज कह सका। उसके स्लैश केवल एक माध्यम थे जहां नूह ने अपनी शारीरिक ताकत डाली। मुझ में अनुग्रह की कमी है, नूह ने सोचा। पिछली 3 शताब्दियों में सीखी गई सभी तलवार कलाओं ने उनकी तीव्रता को एक नई श्रेणी में ला दिया था।
उसे लगा कि वह अब अपनी नंगी उंगलियों से दूसरे राजकुमार की सुरक्षा को कम कर सकता है। फिर भी उसका मूल सदैव वही रहा। उनके सबसे मजबूत प्रहार उनकी शारीरिक ताकत पर निर्भर थे। क्या मुझे सारी विरासत पर कब्जा करने की जरूरत है? नूह ने विचार करना शुरू कर दिया। क्या ये लालच जो मुझे महसूस होता है वह केवल मेरे व्यक्तित्व का दुष्परिणाम है? उसके मन में सवालों का अंबार लग गया। जैसे जैसे वीरता की श्रेणी में उनका मार्ग अंतिम चरण में पहुंचा, सितारों की ओर उनका मार्ग धूमिल होता गया। मन और शरीर ठीक थे। वे बिना किसी गहरी समझ की आवश्यकता के आगे बढ़े। समस्या नूह की डेंटियन थी क्योंकि यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर थी। मैं यह एक बार फिर कहूंगी, नाइट चिल्लाई, मुझे लगा कि सूरज करीब है। ऐसी भयानक इंद्रियों वाला शरीर बनाने के लिए अधिक से अधिक आप ही दोषी हैं। नूह ने अपने बगल में गर्वित टेरोडेक्टाइल चहकते औचित्य को देखने के लिए अपनी आंखें फिर से खोलीं। वह हमेशा जादुई जानवरों के आसान रास्ते से ईर्ष्या करता था और उसके विचार उत्तम संकरों की खेती की यात्रा पर जाते थे। उसका दिमाग अपने जीवन के कई अनुभवों में खो गया, केवल ये समझने के लिए कि वह शांति के लिए कितना अनुपयुक्त था। यहाँ तक कि अतीत में उनके लंबे एकांतवास का उद्देश्य भी उन्हें एक नई लड़ाई के लिए तैयार करना था। मैं वास्तव में एक जानवर हूँ, नूह उस विचार पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कई किसान सदियों तक अपने क्वार्टर के अंदर बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ लोग राजनीतिक माहौल में समय बर्बाद करने से बचने के लिए संगठनों को भी छोड़ देंगे। नूह इसके विपरीत था। वह नए ज्ञानोदय की निरंतर खोज में एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई में चले गए। चून की कठिनाइयों ने उसकी शक्ति में सुधार करने के लिए मजबूर किया, इसलिए वह सीधे उनमें कूद पड़ा। रात, नूह ने किसी बिंदु पर कहा, तुम प्रकाश को क्यों नष्ट करना चाहते हो? टेरोडेक्टाइल ने नूह के शब्दों में गंभीरता महसूस की और ईमानदारी से जवाब देने के लिए शिकायत करना बंद करने का फैसला किया। क्योंकि यह मेरा दुश्मन है। स्वर्ग और पृथ्वी ने इसे इसी तरह बनाया है। क्या मेरे द्वारा तुम्हें एक नया शरीर देने के बाद भी तुम वृत्ति के समूह से अधिक कुछ नहीं हो? नूह ने प्राणी से फिर सवाल किया। मुझे नहीं पता, नाइट ने जवाब दिया और आगे बढ़ने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप रही। मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। मुझे पता है कि मुझे प्रकाश से नफरत है। मुझे परवाह नहीं है कि यह क्या या किसने तय किया, लेकिन मैं केवल मैं ही बन सकता हूं। नूह को लगा कि उसके शब्दों के बाद उसके मन में कुछ स्पष्टता लौट आए और उसने पक्षी की तारीफ करने से पहले उसके खाली सिर को थपथपाया। आप दुनिया के सबसे चतुर नाइट ब्लेड टेरोडेक्टाइल हैं। ये सुनकर नाइट को खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उसे कुछ ऐसा याद आया जिसने उसे एक बार फिर शिकायत करने पर मजबूर कर दिया। मैं दुनिया में एकमात्र टेरोडेक्टाइल हूँ। इस पूरक का कोई मूल्य नहीं है। नूह ने उस पंक्ति का केवल एक भाग ही सुना। उनकी मानसिक तरंगें पहले ही कट की प्राचीन आभा को छू चुकी थीं और उन्हें दिव्य विरासत में वापस ला रही थीं। अध्याय 1092 1092। मेरा भूतिया तलवारें नूह के मानसिक क्षेत्र की सीमाओं को पार कर गईं और एक बार फिर सन की आदमी को बनाने के लिए उसके मानसिक समुद्र के ऊपर इकट्ठा हो गईं। निराश स्वर में बोलने से पहले उसने नूह की ओर देखने के लिए अपनी लंबी भौहें उठाईं। जानवर यहाँ है। नूह मुस्कुराया और उसकी अलौकिक आकृति की हथेलियों में छोटी तलवारों की एक जोड़ी बन गई। विशेषज्ञ के प्रति अपना सबसे कड़ा प्रहार करने से पहले उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उसके धड़ पर 4 अतिरिक्त भुजाएं बन गईं। उन सभी ने दिव्य विरासत के मालिक पर वार करने के लिए ब्लेड चलाए और दूसरे अंगों को जोड़ दिया। नूह की आकृति से एक 6 सशस्त्र ड्रैगन ने गोली चलाए और मानसिक समुद्र पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रभाव में निकली शॉकवेव के कारण आंतरिक दबाव बढ़ गया, लेकिन नूह ने विशेषज्ञ से अपना ध्यान हटाए बिना दर्द को सहन किया। रात की बातों से उसका संदेह दूर हो गया था। वह दैवीय विरासत चाहता था, इसलिए वह इसे जब्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। यदि नूह उस पर हावी हो जाता तो विशेषज्ञ की अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती। मानसिक समुद्र में ऊंचे ज्वार भाटे बने। विशेषज्ञ और छितराया हुआ 6 सशस्त्र ड्रैगन प्रचंड भूरे पानी के नीचे गायब हो गए, लेकिन नूह ने तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा को स्थिर कर लिया। आपको 6 भुजाओं की भी आवश्यकता क्यों है? इसके लिए तीव्र शब्द ईथर अंतरिक्ष के अंदर गूंज उठे। विशेषज्ञ निराशा में अपना सिर हिलाते हुए समुद्र के नीचे से चला गया। उसने अपनी तर्जनी को अपने चेहरे के सामने उठाया और तेजी से घुमाया। नूह मुश्किल से अपने आश्चर्य को रोक सका जब उसने एक 6 ब्लेड वाले बादल को अपनी दिशा में उड़ते देखा। नूह ने एक बार फिर अपना सबसे मजबूत स्लैश प्रदर्शन किया। एक ड्रैगन और एक निराकार बादल हवा में भिड़ गए, लेकिन 6 भुजाओं वाला प्राणी विशेषज्ञ के हमले के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। नूह के अंदर आतंक जाग उठा, लेकिन जब बादल ने उसकी आकृति को घेर लिया तो उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मानसिक दीवारों तक पहुंचने से पहले ही वह बिखर गया। विशेषज्ञ उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। नूह के दिमाग पर दबाव डालने वाली तीव्रता मनुष्य की ताकत से आई थी, जो एक ऐसी विशेषता थी जिसे वह दबा नहीं सकता था। नूह को इस बात का एहसास हो गया था कि आखिरी बातचीत के बाद उसके अंदर उत्साह अनिवार्य रूप से पैदा हो गया था। चेतना के सागर का वातावरण बाहरी दुनिया से भिन्न था। नूह की अधिकांश शक्ति उसके दिमाग के स्तर से आई थी।
नूह के पास राक्षसी तलवार की संरचना की कोई सीमा नहीं थी और यही बात उसके मंत्रों के लिए भी लागू थी। वह ऐसे स्लैश का उपयोग कर सकता था जिन्हें बाहरी दुनिया में प्रदर्शित करने के लिए वह बहुत चिंतित था। इसके अलावा उनके पास अपने प्रशिक्षण भागीदार के रूप में एक दिव्य अस्तित्व की इच्छा थी। विशेषज्ञ ने घोषणा की, पवित्रता पाश्विक शक्ति पर विजय पाती है। आप संयोग से ब्लेड के रास्ते पर चले हैं। आपने इसे नहीं चुना और आपके स्लैश आपकी प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाते हैं। नूह ने विशेषज्ञ की बातें सुनी, लेकिन उसकी अलौकिक भुजाएं एक बार फिर हिल रही थीं। एकमात्र सीमा उसकी मानसिक दीवारों की मजबूती थी, इसलिए वह उन शिक्षाओं पर ध्यान देने से पहले वह सब कुछ दिखाना चाहता था जो उसके पास था। नूह अब सनकर नहीं था। उनके कई मंत्रों में अभी भी ड्रैगन जैसी विशेषताएं थीं, लेकिन उनके अस्तित्व ने खुद को उन प्राणियों से दूर कर लिया था। वह दहाड़ सकता था और आग उगल सकता था, लेकिन उसके मूल में एक काला सितारा था। जादुई जानवर और सनकर अब उस पर अपनी तरह का दावा नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके हमलों को भी वैसा ही करना पड़ा। नूह की अतिरिक्त भुजाएं गायब हो गईं और दोनों तलवारें मिलकर एक लंबी ब्लेड बन गईं। जब वह ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसकी दोनों भुजाएं उसके सिर के ऊपर उठ गईं। विनाश अंधकार पैदा कर सकता है, नूह ने नीचे की ओर फिसलते हुए सोचा। उसके ब्लेड ने उसके सामने एक काली रेखा खींची, लेकिन इससे अधिक कुछ निकलता नहीं दिख रहा था। विशेषज्ञ ने उसकी हथेली खोली। जैसे ही एक काला टुकड़ा उसके खुले हाथ में गिरा, एक तीव्र सदमे की लहर गूंज उठी और मानसिक क्षेत्र में हर जगह तेज फैल गया। नूह को कष्ट हुआ। जब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया तो उनकी मानसिक दीवारें स्थिर रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं, लेकिन 7वें केसियर रून के साथ प्रशिक्षण उस स्थिति में उपयोगी साबित हुआ। कुछ सेकंड के बाद मानसिक क्षेत्र कांपना बंद हो गया। यहाँ तक कि नूह का सबसे शक्तिशाली हमला भी इसे बहुत लंबे समय तक अस्थिर करने में सक्षम नहीं था। विशेषज्ञ चुप रहा क्योंकि वह उसके हाथ में स्लैश को घूर रहा था। उसने इसका निरीक्षण करने के लिए फिर से अपनी भौहें उठाईं और उसके मुंह से कुछ अश्लील शब्द निकले। विशेषज्ञ ने कहा, यह काफी बेहतर है। हो सकता है कि आप गलत कारणों से इस रास्ते पर चले हों, लेकिन आपने रास्ते में कुछ सीखा। शायद आप निराश नहीं हैं। नूह ने बात नहीं की। वह उसका सबसे मजबूत हमला था, कुछ ऐसा जिसे वह केवल अपने मानसिक क्षेत्र की अलौकिक दुनिया में ही लॉन्च कर सकता था। फिर भी एक्सपर्ट ने इसे आसानी से रोक दिया था। साथ ही वह उसे अपनी हथेली में ही रहने के लिए मजबूर कर रहा था। स्लैश आमतौर पर अपनी शक्ति जारी करने के बाद फैल जाएगा, लेकिन विशेषज्ञ ने इसे बरकरार रखने के लिए किसी अज्ञात विधि का इस्तेमाल किया। तुम्हारे लिए तलवार क्या है? विशेषज्ञ ने पूछा। एक हथियार, नूह ने ईमानदारी से उत्तर दिया। वह उस प्रश्न के पीछे का गहरा अर्थ जानता था, लेकिन नूह अपनी मानसिकता के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहता था। पहली बार कृपाण चलाने के बाद से नूह की मानसिकता कभी नहीं बदली थी। उनका व्यक्तित्व तलवार के आकार का हो सकता है, लेकिन इसने उन्हें खुद को एक हथियार मानने से नहीं रोका। ये सही है, विशेषज्ञ ने उत्तर दिया। वे मारने के लिए बनाए गए उपकरण हैं। उनका उद्देश्य युद्ध में लाभ पहुंचाना, बेहतर तरीके से काटना और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ देना है। उंगलियां और नाखून इतने प्रभावी नहीं हो सकते, और यही बात दांतों और दांतों पर भी लागू होती है। विशेषज्ञ ने अंततः नूह के स्लैश को तितर बितर कर दिया और मानसिक समुद्र के ऊपर चक्कर लगाते हुए उसकी दाढ़ी को खरोंचना शुरू कर दिया। ये कभी ब्लेड नहीं है, सनकी आदमी ने जारी रखा। धातु के एक नुकीले टुकड़े में कोई गहराई नहीं हो सकती। खेती करने वाले जब तलवार चलाते हैं तो अर्थ जोड़ लेते हैं। वे मार्शल आर्ट का आविष्कार करते हैं, वे रास्ते बनाते हैं, और कभी कभी वे उनका हिस्सा बन जाते हैं। विशेषज्ञ ने नूह को करीब आने का इशारा किया और वह उसकी ओर उड़ने में संकोच नहीं किया। विरासत का मालिक उस समय उसके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, और जब उसने उसका निरीक्षण किया तो वही अश्लील शब्द गूंजने लगे जो पहले थे। आप एक तलवार हैं, विशेषज्ञ ने अंततः निष्कर्ष निकाला, लेकिन आप में पवित्रता की कमी है। आपने अपने रास्ते में जो कुछ भी आप कर सकते थे उसे जब्त कर लिया, जिससे आपका सामंजस्य और वह रास्ता बाधित हो गया जिसे आप अनलॉक करने में कामयाब रहे। ये चुनने का समय है। क्या चुने? नूह ने पूछा। वह समझ सकता था कि विशेषज्ञ कहाँ जा रहा है, लेकिन वह चाहता था कि वह इसे जोर से कहे। उस विलक्षण व्यक्ति के प्रत्येक शब्द में उसकी तीक्ष्णता थी। जब भी नूह के मन में दबाव प्रकट हुआ, उसने स्वयं को प्रबुद्ध महसूस किया। यदि वह विरासत पर कब्जा नहीं कर पाता तो वह विशेषज्ञ से यथासंभव बात करवाता। आपका रास्ता, विशेषज्ञ ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारे अंदर एक जादुई जानवर, एक तलवारबाज, एक निर्माता और एक विध्वंसक देखता हूँ। हालांकि इनमें से कुछ रास्ते एक साथ रह सकते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अन्य अनिवार्य रूप से पीड़ित होंगे। नूह ने आह भरी। वह एक चेतावनी थी जिसे वह पहले ही कई बार सुन चुका था, और जैसे जैसे वह कानूनों से परिचित हो गया, उसे धीरे धीरे इसके पीछे का कारण पता चल गया। कानून सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य थे। वे दुनिया के कुछ पहलुओं का सही अर्थ रखते थे। कृषक अंततः 7वीं श्रेणी तक पहुंचने पर कानून बन जाएंगे, और यदि उनके व्यक्तित्व बहुत जटिल थे तो एक सरल लेकिन शक्तिशाली अर्थ व्यक्त करना असंभव था।
मैं नहीं चुनूंगा, नूह ने कहा, और उसके शब्दों ने विशेषज्ञ को चौंका दिया। मेरी महत्वाकांक्षा असीमित है, मैं वह सब कुछ ले लूंगा जो मेरी शक्ति को बढ़ाता है और उसे अमर भूमि में ले आऊंगा। सीमाएं स्वीकार करना मेरे रास्ते का अंत होगा। क्या होगा अगर मैं कहूं कि जब तक आप तलवार को अपना एकमात्र रास्ता नहीं मानते तब तक आप मेरी विरासत नहीं ले सकते? विशेषज्ञ ने पूछा, और नूह को उसके स्वर में जिज्ञासा की झलक महसूस हुई। नूह जैसे कृषक दुर्लभ थे, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अमर भूमि में एक आम दृश्य था। प्रत्येक दिव्य प्राणी एक जिद्दी और सुलझा हुआ व्यक्ति था, इसलिए संभावित उत्तराधिकारी में उस विशेषता को देखकर विशेषज्ञ को खुशी हुई। एक अलौकिक तलवार का निर्माण हुआ और नूह की महत्वाकांक्षा बढ़ गई क्योंकि उसने इसे 2 हाथों से चलाया। उसकी तीक्ष्णता बढ़ गई और उसके मानसिक समुद्र का पानी उग्र होने लगा क्योंकि यह उसकी मानसिकता के अनुरूप था। मैं इसे वैसे भी ले लूंगा, नूह ने अपने मानवीय शब्दों के साथ दहाड़ते हुए कहा। आप मेरी शक्ति बढ़ा सकते हैं, इसलिए मैं आपको अपना बनाने के लिए अपने शस्त्रागार में मौजूद हर चाल और संपत्ति का सहारा लूंगा। अध्याय 1093 1093 तलवार सेन। ये शब्द सुनकर विशेषज्ञ मुस्कुराया। चुनौतीपूर्ण स्वर में बोलते हुए उनकी तर्जनी एक बार फिर उठ गई। फिर यहीं हमला करो, पीछे मत हटो। नूह की महत्वाकांक्षा और भी अधिक तीव्र हो गई। एक देवता उसके ठीक सामने थे। उसे काटना किसी वीर कृषक द्वारा भी की गई सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे ही उसका ध्यान अपने चरम पर पहुंचा, उसके आसपास की दुनिया गायब हो गई। नूह केवल तर्जनी देख सकता था। उसके मन में अब और कुछ भी मायने नहीं रखता। उसकी भूतिया आकृति की छाती पर एक काला धब्बा दिखाई दिया। ये निशान तब तक बड़ा हो गया जब तक कि इसने एक तारे का आकार नहीं ले लिया, जिसने अपने घूर्णन में उसके धड़ के आधे हिस्से को घेर लिया। नूह उस स्लैश को निष्पादित करने के लिए अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का आह्वान कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके कुछ पहलू तलवारों से मेल नहीं खाते। वह अपना सारा अस्तित्व अपने सबसे शक्तिशाली हमले में झोंक देना चाहता था। उसकी भूतिया आकृति रूपांतरित होने लगी। उसकी पीठ से एक पूंछ और 2 पंख निकले। उसके माथे से एक जोड़ी सींग उठे और उसकी उंगलियां लंबे पंजे बन गईं। वातावरण अंधकार में हो गया। नूह की भूरी मानसिक ऊर्जा मंद पड़ गई क्योंकि उसके अस्तित्व ने उस अलौकिक दुनिया पर आक्रमण कर दिया। फिर भी विशेषज्ञ अभी भी बैठा रहा और उसके अंतिम हमले की प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः नूह ने कार्य किया। उसकी तलवार भारी लग रही थी क्योंकि उसने उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और उसके पास मौजूद सभी चीज़ों को अपने ब्लेड पर केंद्रित कर दिया। जैसे ही उसका सब कुछ हथियार पर चला गया, उसके अस्तित्व में एक खालीपन की भावना व्याप्त हो गई, लेकिन नूह ने पहले ही सोचना बंद कर दिया था। क्रोध सबसे बाद में आया। तर्जनी दैवीय इच्छा के शरीर का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी, लेकिन इसकी शक्ति नूह से कभी मिली किसी भी चीज़ से अधिक थी। उसे उपहास महसूस हुआ। विशेषज्ञ का मानना था कि उसे दबाने के लिए एक उंगली ही काफ़ी थी, इसलिए उसे गलत साबित करना था। बेशक नूह उस स्थिति में सीधे नहीं सोच रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक वीर कृषक कितना शक्तिशाली था। देवता दूसरे लोक में थे और यहाँ तक कि उनकी इच्छाएं भी निचले स्तर के कमजोर विशेषज्ञों के लिए बहुत शक्तिशाली थीं। हालांकि नूह ने एक देवता को मारने की अपनी अनुचित इच्छा का इस्तेमाल किया उसकी शक्ति को और भी आगे बढ़ाओ। उस एकाग्रता के तहत उनकी महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र हो गई कि इससे उनकी मजबूत मानसिक दीवारें अनियंत्रित रूप से हिल गईं। नूह को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, या यूं कहें कि वह उस स्थिति में इसका एहसास ही नहीं कर सका। उसके मन में केवल तर्जनी का अस्तित्व था। बाकी सब कुछ उसके अलौकिक ब्लेड के अंदर था। अंततः उसकी तलवार गिर गई। जब नूह ने अपना ब्लेड नीचे की ओर घुमाया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह दुनिया की सबसे कठोर सामग्री को काटने की कोशिश कर रहा है। यह इतना भारी था कि उसके भौतिक शरीर पर उभरी हुई नसें बाहर दिखाई देने लगीं। मौन के क्षण अनंत काल की तरह महसूस हुए। नूह का दिमाग किसी भी विचार से रहित रहा क्योंकि उसने उस स्लैश का प्रदर्शन किया जो उसके पूरे जीवन में चलता रहा। आकाशीय तलवार ने उंगली की नोक को छुआ और उसके ब्लेड का वजन कम हो गया क्योंकि उसकी शक्ति उसमें से निकल रही थी। नूह की मानसिक क्षमताएं केवल यह महसूस करने लगी कि एक विशाल शक्ति उसे पीछे की ओर धकेल रही है और उसे उसकी कांपती दीवारों पर पटक रही है। स्लैश और उंगली जुड़ने के बाद कुछ मिनट का मौन बीत गया। नूह ये समझने में बहुत भ्रमित था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा था, और उसके कांपते मन ने उसकी स्थिति में दर्द की लहरें बढ़ा दीं। नूह को ठीक होने और फिर से विशेषज्ञ पर ध्यान केंद्रित करने में थोड़ा समय लगा। जब उसने अपनी दिशा में देखा तो उसे कोई कटाव नजर नहीं आया, लेकिन उसकी विलक्षण छवि अभी भी उसके मानसिक समुद्र के शीर्ष पर खड़ी थी। उस आदमी की उंगली उसके सामने थी। नूह इसे बिल्कुल भी हिलाने में कामयाब नहीं हुआ, इसे काटना तो दूर की बात है। फिर भी उसने जल्द ही महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि विशेषज्ञ ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली थीं। नूह थका हुआ महसूस कर रहा था और यहाँ तक कि उसके मानसिक समुद्र का स्तर भी गंभीर स्थिति तक पहुँच गया था। हालांकि उसने अपनी स्थिति सीधी की और गतिहीन विशेषज्ञ की ओर चल दिया, जिसने उस दृश्य को देखकर हल्की सी मुस्कान दिखाए। नूह तब तक चलता रहा जब तक उसकी आंखें उंगली के ठीक ऊपर नहीं आ गईं।
उसने कुछ भी अजीब नहीं देखा, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनका फोकस एक बार फिर बढ़ गया। नूह ने उंगली की नोक का निरीक्षण करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का आखिरी हिस्सा जुटाया। उनकी दृष्टि में कानून प्रकट हुए और उस बिंदु पर वसीयत की संरचना कुछ हद तक स्पष्ट हो गई। नूह ने विशेषज्ञ के नियम को समझने का सपना भी नहीं देखा था, लेकिन वह देख सकता था कि उंगली की नोक पर कुछ हुआ था। इसकी संरचना अभी भी बरकरार थी, लेकिन एक छोटा सा स्थान क्षतिग्रस्त दिखाई दिया। मुझे लगा कि आपके विभिन्न मार्गों के कारण आप में पवित्रता की कमी है, विशेषज्ञ ने अंततः बोलने का फैसला किया। लेकिन विचार करने के लिए एक और पक्ष भी है। क्या आप निश्चित हैं कि आप केवल तलवार पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं? मैंने ये बहुत पहले ही तय कर लिया था, नूह ने कमजोरी से उत्तर दिया। उन आखिरी क्षणों में उनकी चेतना डगमगाने लगी थी। उसे जगाए रखने के लिए उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने अपनी शिक्षा जारी रखने से पहले आह भरी। शुद्धता का मार्ग अपूर्णता और विदेशी तत्वों को हटाने पर आधारित है। फिर भी हर चीज को समाहित करने में सक्षम ब्लेड के लिए कुछ भी बाहरी नहीं है। जैसे जैसे नूह के अंदर समझ का प्रवाह बढ़ता गया, उसका दिमाग चौड़ा होता गया। उनकी चेतना लुप्त होने वाली थी, लेकिन उन्होंने दिव्य कट के साथ संबंध को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। विशेषज्ञ ने कहा, महत्वाकांक्षा की धार ही आपकी तलवार है। रास्तों को हटाने के बजाय आपको उन्हें उनके चरम पर लाना होगा और उन्हें एक ही तलवार में एकजुट करना होगा। कई कानूनों वाले अस्तित्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन विशाल व्यक्तित्व वाले अस्तित्व मौजूद हैं। जहां तक असीम की बात है, यह आप पर निर्भर करेगा। जैसे ही विशेषज्ञ की आवाज़ उसके चक्करदार दिमाग में गूंजी, नूह को बाहरी दुनिया दिखाई देने लगी। जब वह जागा तो वह दिन था, लेकिन जल्द ही वह वहीं गिर पड़ा। विशेषज्ञ की आखिरी पंक्ति उसके भीतर गूंज उठी, आप मेरी विरासत के योग्य हैं। अब से आप मुझे तलवार संत के रूप में संबोधित करेंगे। फिर नूह की चेतना अंधेरी हो गई और उसका शरीर टावर की छत से फिसलकर जमीन पर गिर गया। डॉट 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 नूह एक अंधेरे वातावरण में जागा। वहां अंधेरे तत्व के नियम तीव्र थे, लेकिन वह उनके अंदर कुछ परिचित महसूस कर सकता था। उसके बगल में एक पक्षी जैसा प्राणी आराम कर रहा था। नूह अंततः पहचान सका कि वह कहाँ था जब उसने देखा कि नाइट उसकी तरफ झुकी हुई है। यही वह वातावरण था जो उन्होंने टेरोडेक्टाइल के लिए बनाया था। टावर से गिरने के बाद वह जीव उसे वहां ले गया होगा। रात को नींद खुली तो उसने देखा कि उसका मालिक ठीक हो गया है। उस क्षेत्र को प्रजनन स्थल में बदलने के अपने मिशन को शुरू करने और फिर से शुरू करने से पहले ये थोड़ा बड़ा। नूह ने तब देखा कि खर्राटे उसके पीछे लिपटे हुए थे और राक्षसी तलवार उसके बगल में थी। उनकी दो जीवित संपत्तियां अपने आप निकल आई थीं। जब वह बेहोश रहे तो उसकी रक्षा करना। उनकी अंकित नोटबुक में कुछ मानसिक संदेश संग्रहित थे। उन्होंने ज्यादातर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनके करीबी लोग जानते थे कि नूह अक्सर अपनी शक्ति में सुधार करने के लिए लापरवाह प्रशिक्षण विधियों में लगे रहते थे। यहाँ तक कि उसके बेहोश होने के दौरान जो कुछ हुआ था उसका सारांश भी था, लेकिन कुछ भी उसके ध्यान देने योग्य नहीं था। आखिरकार वह 2 महीने से कुछ अधिक समय तक सोया था। इतने कम समय में शांति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। फ्लाइंग डेमन ने मजाक में कहा कि जब वह टावर से गिरा तो नाइट ने उसे बीच हवा में पकड़ लिया था और ड्रीमिंग डेमन ने उसे स्वास्थ्य के मामले में शुभकामनाएं दीं। केवल जून के संदेश ने उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर किया। उसके शब्दों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे दोनों कितने करीब थे, और जब नूह ने उसकी बात सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या तुम्हें कुछ अच्छा हासिल हुआ? जून की आवाज़ नूह के दिमाग में गूंजती थी जब उसने उसका संदेश सुनाया, और वह केवल एक ही तरीके से उत्तर दे सका जब उसने प्राचीन आभा के अंदर की घटनाओं को याद किया। मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, नूह ने सतह पर लौटने के लिए खड़े होते हुए कहा। उनकी स्वॉर्ड सेंट के साथ एक बैठक हुई जिसे वह छोड़ना नहीं चाहते थे। अध्याय 1094 1094 मंत्र, तुम्हारी पार्श्विकता कहाँ है? तलवार चलाने के लिए अपनी उंगली घुमाते हुए स्वॉर्ड सेंट चिल्लाया। एक और स्लैश उसकी दिशा में आ रहा था और दोनों हमले हवा में ही टकरा गए। नूह ने विशेषज्ञ की प्रति के सामने अपने आक्रमण को हारते हुए देखा। स्वॉर्ड सेंट का स्लैश उसकी मानसिक दीवारों पर बिखरने से पहले बिना किसी नुकसान के उसकी अलौकिक आकृति को पार कर गया। वह स्वॉर्ड सेंट द्वारा तय की गई प्रशिक्षण पद्धति थी। नूह को ऐसे हमले शुरू करने थे जिन्हें विशेषज्ञ ने उनके शुद्धतम रूप में कॉपी किया था। फिर उन्होंने उसे निर्देश देने के लिए नूह के स्लैश की कमजोरियों को भी सूचीबद्ध किया। उस प्रशिक्षण के पीछे का विचार नूह को अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को अपने स्लैश में व्यक्त करने के लिए मजबूर करना था। उसने अपने अन्य रास्ते छोड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे उन सभी को अपनी तलवार में मिलाने की जरूरत थी। ये करना जितना आसान था उससे कहीं अधिक आसान था। जब भी नूह ने अपने विनाश पर ध्यान केंद्रित किया, वह अपनी रचना को जोड़ने में विफल रहा। जब भी उसे केवल अपनी तीक्ष्णता का ध्यान आता, वह अपनी पार्श्विकता को भूल जाता। स्वॉर्ड सेंट के हमले नूह के व्यक्तित्व की पूरी तरह नकल नहीं कर सके।
कुछ ऐसे पहलू थे जिनका वह केवल अनुकरण करने का प्रयास कर सकता था क्योंकि उन रास्तों में उसके पास समझ की कमी थी। जब नूह के पशु पक्ष की बात आई तो मामला और भी गंभीर हो गया। स्वॉर्ड सेंट क्रूर ताकत पर निर्भर स्लैश प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन वे नूह के प्रतिष्ठित हमलों के करीब नहीं आए। फिर भी नूह को विशेषज्ञ के हमलों की नकल नहीं करनी पड़ी। उन्हें केवल उनसे सीखने और प्रेरणा लेने की जरूरत है। बाकी सब कुछ उस पर और उस रास्ते को आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता पर निर्भर था। नूह ने अपने गौरव का आह्वान किया और स्थिर प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए अपनी सारी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया जिसकी वह कल्पना कर सकता था। वह ज्ञानोदय के दौरान सीखे गए विशिष्ट रूपों का पालन करना नहीं भूले, इसलिए उनके प्रहार में कुछ अनुग्रह भी था। उसकी अलौकिक तलवार से एक मोटा टुकड़ा उड़ गया। तेज ने अपने आकार से बाहर आकर मानसिक समुद्र के अंदर के पानी को तोड़ दिया। फिर भी उस विनाश के बाद इसकी सतह पर छोटे छोटे काले धब्बे बन गए। बेहतर, तलवार संत ने अपनी तर्जनी को फिर से मोड़ने से पहले कहा। उसके हाथ से एक समान मोटा स्लैश शॉट निकला और नूह की ओर उड़ने के लिए उसे छेदने से पहले आने वाले हमले से टकरा गया। नूह की भूतिया आकृति को पार करने के बाद विशेषज्ञ का स्लैश तितर बितर हो गया। वही परिणाम हुआ था, लेकिन नूह को लगा कि उसका उत्साह फिर भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रशिक्षण जारी रहा, नूह को अपने अस्तित्व में सुधार महसूस हुआ। उस प्रक्रिया ने उनके व्यक्तित्व को एक स्लैश में परिवर्तित होने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उनका अस्तित्व पहले से कहीं अधिक एकजुट हो गया। उनके शरीर ने पहले भी उनकी कई विशेषताओं में सामंजस्य बिठाया था, लेकिन वह प्रक्रिया अलग थी। इसमें कानून शामिल थे और यह अपनी प्रजाति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय नूह द्वारा व्यक्त की गई बातों से अधिक जुड़ा था। इस बार मैंने क्या गलत किया? नूह ने पूछा। उसका स्लैश एक नकल के मुकाबले हार गया था, इसलिए उसे इसमें सुधार करना पड़ा। तीव्रता, स्वॉर्ड सेंट ने उत्तर दिया। आप अभी भी हमला करने से पहले सोचते हैं। यह उस शक्ति को प्रभावित करता है जिसे आप व्यक्त कर सकते हैं। सब कुछ स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। एक बार जब आप अपने अस्तित्व के हर पहलू को सामने लाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये स्लैश आपका शुरुआती बिंदु बन जाना चाहिए। स्वॉर्ड सेंट का मतलब था कि नूह को और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसे अपने सबसे अच्छे स्लैश को अपने सबसे कमजोर स्लैश में बदलना था और उस आधार से सुधार शुरू करना था। उसके सामने रास्ता अभी भी लंबा था, लेकिन अब उसके पास एक दिशा थी और एक दिव्य इच्छा का मार्गदर्शन था। नूह के लिए सौभाग्य से डिवाइन कट के साथ प्रशिक्षण सत्र छोटे हो गए थे। तलवार संत की इच्छा साकार हुई। उसके मानसिक क्षेत्र के अंदर की लड़ाइयां ऐसे चलती थीं मानो वे बाहरी दुनिया की लड़ाइयां हों, इसलिए उसने कभी भी वहां कुछ दिनों से अधिक नहीं बिताया। नूह ने वैसे भी हर सत्र में अपनी लगभग सारी मानसिक ऊर्जा खत्म कर दी, लेकिन आराम करने के बाद वह अपने पारंपरिक प्रशिक्षण और कई परियोजनाओं पर अधिक समय बिता सका। एक विशेष प्रोजेक्ट था जिसने उसे परेशान कर दिया था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अंधेरे पदार्थ के साथ प्रकाश तत्व की नकल करने में कामयाब नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि उसकी उच्च ऊर्जा उस तत्व को पुनः उत्पन्न करने में बिल्कुल असमर्थ थी। अपने कार्य में सफल होने के लिए उसने जितना अधिक इसे संशोधित करने का प्रयास किया, डार्क मैटर उतनी ही अधिक शक्ति खोता गया। नूह ने सोचना शुरू कर दिया था कि वह तत्व बनना उसकी उच्च ऊर्जा की प्रकृति के विरुद्ध था। फिर भी वह अभी तक इस परियोजना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार उसने पहले से ही एक जादू के बारे में सोच लिया था जिसमें उसके सभी कॉपी किए गए तत्वों का उपयोग किया जाएगा। सिद्धांत रूप में इसके प्रभाव से वह ताकतवर लोगों के बीच अपने निम्न स्तर द्वारा लाई गई अधिकांश सीमाओं को नज़रअंदाज कर देगा। इसके बजाय अन्य परियोजनाएं अच्छी तरह आगे बढ़ीं। दिव्य कट के बगल में ध्यान करने पर ध्यान केंद्रित करते समय नूह को अपने आरेखों को उनकी मूल स्थिति में रखना पड़ा, लेकिन अब उनके पास उनके लिए समय था। रैंक 6 के जादूगर के रूप में उनकी नई स्थिति और उनके अविश्वसनीय शरीर ने उन्हें अपने मंत्रों के मूल उद्देश्यों से आगे जाने की अनुमति दी। नूह को अब रचनाकारों के शुरुआती इरादों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी और वह उनके मूल विचारों को उस रास्ते पर आगे बढ़ा सकता था जो उसके अनुकूल था। नूह कई पुराने मंत्र रख सकता था और वह अतीत में छोड़े गए कुछ मंत्रों को भी पुनः प्राप्त कर सकता था। उनकी शक्ति की सीमाएं अब कोई मायने नहीं रखती थीं क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने दिमाग में फिर से बना लिया था। उस परियोजना के कारण कई अतिरिक्त परियोजनाएं हुई क्योंकि उन्हें प्रत्येक मंत्र को अलग ढंग से व्यवहार करना था। ऐसे भी मामले थे जहां वह उनमें से कुछ को फ्यूज भी कर सकता था, लेकिन इससे कठिनाइयां पैदा हुईं। दो मूल विचारों को उनकी तीव्रता को नुकसान पहुंचाए बिना एक बड़े विचार में मिलाना कठिन था। ये समझने से पहले कि उसे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, नूह को उस प्रक्रिया का कई बार परीक्षण करना पड़ा। नूह ने कभी भी शून्य से चित्र बनाना नहीं सीखा था क्योंकि उसकी विशेषज्ञता उसे अलग अलग रास्तों पर ले आई थी। फिर भी वह समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए वसीयत का उपयोग कर सकता था। नूह पहले भी कुछ ऐसा ही कर चुका है, वसीयत में आरेखों का अनुवाद करने से ताकि वह उन्हें संशोधित कर सके। इससे उन्हें वीर रैंकों में अपनी यात्रा के दौरान कई मंत्रों में सुधार करने की अनुमति मिली। दोनों दुनिया की कई घटनाओं के कारण जब वह रैंक 6 का जादूगर बन गया तो उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब उसे किसी ने नहीं रोका।
इसके अलावा वह उस प्रक्रिया में भी सुधार करना चाहते थे। नूह उन इच्छाओं से संतुष्ट नहीं था जो ब्रीथ के प्रभाव शुरू करने के बाद खुद ही समाप्त हो गईं। वह कुछ स्थायी चाहता था। उस समय विलभक्षी रन उसकी सहायता के लिए आए। दृढ़ इच्छाशक्ति और अपनी 3 ऊर्जाओं के मिश्रण से नूह ऐसे रन बना सका जो एक बार अंधेरे से प्रेरित मंत्रों की नकल करते थे। वे कैशियर रूनों से भिन्न थे। नूह को उन्हें मानसिक समुद्र के अंदर विसर्जित करना पड़ा क्योंकि उन्हें उसकी मानसिक ऊर्जा के साथ निरंतर संपर्क की आवश्यकता थी। वे रन पूर्णता से बहुत दूर थे, लेकिन नूह को लगा कि वह अंततः कुछ सीख रहा है जो वह चाहता था क्योंकि वह एक मानव कृषक था। वह मंत्र बनाने की अपनी विधि को अंतिम रूप दे रहा था। अनेक रून मानसिक समुद्र को भरने लगे। नूह ने अपने शस्त्रागार में एक के बाद एक मंत्र जोड़े। वे उसकी पूरी शक्ति को व्यक्त नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने उसके शरीर को शामिल नहीं किया था, लेकिन उसकी युद्ध शैली में कुछ विविधता आ गई थी। अब उस पर बहुत सारी निगाहें थीं। हर शक्ति समूह ने उसके प्रतिष्ठित हमलों के लिए जवाबी उपाय विकसित कर लिए थे। उसकी क्षमताओं में सुधार करना पर्याप्त नहीं था। नूह को उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनमें से अधिक की आवश्यकता थी। अंततः यही सबसे बड़ी समस्या का कारण बना। नूह के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक राक्षसी रूप था, लेकिन ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया ने इसके संक्षारक प्रभावों के खिलाफ जवाबी उपाय विकसित कर लिए थे। रात अपनी शक्ति को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग कर सकती थी, लेकिन इससे उसका संक्षारक धुआं अधिक उपयोगी नहीं हो गया। नूह ने मंत्र का प्रयोग केवल अपने शरीर को बढ़ाने और अंतिम लड़ाइयों में सुरक्षा के रूप में किया था। मंत्रों में राक्षसी रूप विचित्र था। इसका एक अजीब रूप था जो मानसिक क्षेत्र के अंदर कैशियर रून्स की संख्या के अनुसार बढ़ता गया। यही एक कारण था कि नूह ने कभी भी इसे संशोधित करने का प्रयास नहीं किया। यह उसके लिए बहुत जटिल लग रहा था और वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हालांकि अब वह वीर श्रेणी के अंतिम चरण में थे। उनकी दिव्य कटौती तकनीक में ईंधन के रूप में रैंक 6 की मानसिक ऊर्जा थी और उनका अंधेरा स्टार ने अपनी क्षमताओं को उनकी सामान्य सीमा से कहीं आगे बढ़ा दिया। ये राक्षसी रूप में सुधार करने का समय था और ब्लैक मार्क मंत्र उसकी आवश्यकताओं के लिए एकदम सही लग रहा था। अध्याय 1095 1095 जड़ें। नूह ने उन्हें संशोधित करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस करने से पहले महीनों तक तैरते हुए कैशियर रनों पर उलझी जड़ों का अध्ययन किया। दिव्य कटौती तकनीक ने उस अवधि में उसके मानसिक क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों को रोशन करना कभी बंद नहीं किया था। इससे स्वॉर्ड सेंट के साथ उनका प्रशिक्षण थोड़ा धीमा हो गया, लेकिन जब नूह को अपनी शक्ति में सुधार करने का तरीका मिला तो वह कभी पीछे नहीं हटे। राक्षसी रूप और काले निशान का प्रभाव समान था। नूह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि संक्षारक धुआं अपनी संक्षारक क्षमता के अलावा जहरीले गुणों को ले जा रहा है। फिर भी यदि वह चाहता था कि ऐसा हो तो उसे राक्षसी रूप मंत्र के मूल को संशोधित करने की आवश्यकता थी। नूह को ब्लैक मार्क जादू के पीछे के मूल विचार को जड़ों से जोड़ना पड़ा, जो एक आक्रामक प्रक्रिया थी। जब नूह ने अपने जादू का अध्ययन किया तो उसने केवल जड़ों की संरचना पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उन्होंने उनके ताने बाने में मौजूद कानूनों और कैशियर रून्स के साथ उनकी बातचीत पर विशेष ध्यान दिया। जितना अधिक उसने उस आरेख के बारे में सीखा, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि यह कितना जटिल था। फिर भी वह समझ गया कि मंत्रों के निर्माण के पीछे कुछ तरकीबें थीं जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। ताना मंत्र, छाया प्रतिलिपि मंत्र, शरीर शिलालेख मंत्र और राक्षसी रूप सभी के आरेखों में बाहरी कारक जुड़े हुए थे। अंतिम 2 की आवश्यकताएं बिल्कुल स्पष्ट थीं, जबकि अन्य को केवल मजबूत मानसिक क्षेत्रों की आवश्यकता थी। अधिक बाहरी कारकों के होने से आरेख कम जटिल हो गए। उनमें कम लाइनें हो सकती हैं क्योंकि उनके प्रभाव का कुछ हिस्सा उनके मूल से असंबद्ध चीजों पर निर्भर करता है। हालांकि राक्षसी रूप ने उस सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया। इसकी जड़ें ऐसे काम करती थीं मानो वे कैशियर रून से शक्ति खींचने वाले परजीवी हों, भले ही उन्होंने उन्हें थोड़ी सी भी चोट न पहुंचाई हो। यह आम तौर पर किसी भी संशोधन को और अधिक कठिन बना देगा, लेकिन इसने नूह के लिए इसे आसान बना दिया। यदि वह मंत्र को जीवित प्राणी के रूप में मान सकता है तो वह अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकता है। नूह को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह राक्षसी रूप की प्रजातियों में संशोधन की योजना बनाते समय उनमें सुधार करना चाहता था। जड़ें वास्तविक जीवन रूप नहीं थीं, लेकिन इससे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वे एक जैसी व्यवहार करती रहेंगी। सबसे पहले नूह ने जड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ प्रयोग करना शुरू किया, जो 7वें कैशियर रून के लगभग अदृश्य आकार को ढकने की कोशिश करते थे। नूह 7वीं रैंक के आसपास भी नहीं था, इसलिए उसके दिमाग में केवल रून की धुंधली आकृति ही बननी शुरू हुई थी। जड़ें उसे भी ढकना चाहती थीं, लेकिन असफल होने के बाद वे केवल 6ठे रून से ही लटक सके। इस मामले में वसीयत लागू करना कुछ ऐसा था जो नूह ने रॉयल अकादमी में अपने समय से किया था। एलिमेंटल फोर्जिंग विधि उस स्थिति में असाधारण रूप से उपयोगी साबित हुई। नूह को ब्लैक मार्क के जादू को जड़ तक तोड़ना था, इसे वसीयत में बदलना था और इसे जड़ों तक पहुंचाना था। उस शिलालेख पद्धति में उनके सदियों के प्रशिक्षण ने उन्हें जादू को नुकसान पहुंचाए बिना सफल होने में आश्वस्त किया।
कुछ असफलताएं हुईं, लेकिन नूह ने इस प्रक्रिया में केवल अनावश्यक जड़ों का एक हिस्सा खो दिया। इससे जादू पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए उन्होंने उन नुकसानों को सहने में आसानी महसूस की। जैसे जैसे वह इस प्रक्रिया में अधिक अनुभवी होता गया, कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए। फिर भी नूह ने उन जाली हिस्सों को वैसे भी काट दिया क्योंकि वह उनकी शक्ति से संतुष्ट नहीं था। प्रयोग पूरे 1 दशक तक चला। नूह ने उस अवधि में प्रशिक्षण, स्वॉर्ड सेंट के साथ युद्ध करने और राक्षसी रूप को संशोधित करने के अलावा कुछ नहीं किया। फिर जब अंततः उन्हें संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए तो उन्होंने प्रयोग के अंतिम चरण में प्रवेश किया। नूह उस समय खुद को असफल नहीं होने दे सकता था। वह राक्षसी रूप मंत्र के मूल को संशोधित करने वाला था। कोई भी गलती उसके सबसे मजबूत हथियारों में से एक को नुकसान पहुंचाएगी। फर्स्ट केसियर रून में जड़ों की संख्या सबसे कम थी, लेकिन मंत्र का मूल वही था। राक्षसी रूप का प्रत्येक प्रभाव और क्षमता एक मोटी जड़ से आई जिसने अन्य सभी को जन्म दिया। नूह ने फर्स्ट केसियर रून के पास जाने से पहले कई बार प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने हर दोष को खत्म करने के लिए दिव्य कटौती तकनीक का इस्तेमाल किया और अंत में उनके शरीर ने भी प्रतिक्रिया की। मैं सफल होऊंगा, नूह ने सोचा जब उसने महसूस किया कि उसका काला सितारा तेजी से घूम रहा है और उसकी मानसिक क्षमताओं में सुधार हो रहा है। उनके दृढ़ संकल्प ने उनके शरीर की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक को जन्म दिया था। नोहा को जब दबाव महसूस हुआ तो उसके सितारे ने उस दबाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, शोधन के निकट पहुंच रहा हूं। मोटी जड़ ने नूह की दृष्टि पर कब्जा कर लिया। उनकी भूतिया आकृति फर्स्ट केसियर रून के सामने तैरती रही और प्रक्रिया शुरू करने के लिए उनके दिमाग में पहले से संग्रहित प्राथमिक ऊर्जा को बुलाया। अपने प्रयोगों के दौरान नूह ने पाया था कि डार्क मैटर इतना भारी था कि जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे संपर्क नहीं कर सकता था। यही बात उसके अंधेरे पर भी लागू हुई, जिसने उसे फोजिंग करने के लिए प्राथमिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। तीव्रता की कमी के बिना नर्म, नूह ने सोचा जैसे एक रून अपने मानसिक समुद्र की गहराई से बाहर निकला और उसके बगल में प्राथमिक ऊर्जा के बादल तक पहुंच गया। रून का एक अजीब आकार था। यह असमान किनारों वाला एक काला धब्बा था जो पर्यावरण में फैलने की कोशिश कर रहा था। वह रून ब्लैक मार्क जादू को छठे रैंक पर धकेलने के लिए बनाया गया था। डार्क मैटर ने इसकी पूरी संरचना बनाई, लेकिन उस समय नूह को इसका त्याग करना पड़ा। प्राथमिक ऊर्जा के पतले बादल के अंदर रून टूटकर गिर गया। नूह ने काले पदार्थ को अपने मानसिक क्षेत्र से बाहर धकेल दिया, लेकिन उसने उस अर्थ को सीमित कर दिया जो वह अंदर ले जाता था। उसे रून की परवाह नहीं थी। जब भी उसके पास समय होता वह हमेशा एक और बना सकता था। जिस बात में उनकी दिलचस्पी थी वह शुद्ध अर्थ था जिसका वह अनुवाद करने में कामयाब रहे थे जब उन्होंने अपने मंत्रों को अद्यतन किया था। ब्लैक मार्क मंत्र का मूल विचार प्राथमिक ऊर्जा के अंदर ही रहा। उस पतले पदार्थ ने शुरू में उस अर्थ से निकलने वाले प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे नूह का नियंत्रण जारी रहा वह झुकना शुरू हो गया। नूह के साथ अस्थिर प्राथमिक ऊर्जा को भी विशेष सुविधाएं प्राप्त करनी पड़ीं। आखिरकार जब वह छठी रैंक पर पहुंचे तो वह कानूनों के साथ बातचीत करने में सक्षम हो गए। उन्हें अब प्राथमिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए मूल शिलालेख पद्धति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे प्रक्रिया जारी रही ब्लैक मार्क का मूल विचार कम तीव्र होता गया। प्राथमिक ऊर्जा ने इसे अवशोषित किया और इसकी विशेषताएं प्राप्त की, जिसने धीरे धीरे इसे फोजिंग सामग्री में बदल दिया। जब अर्थ गायब हो गया तो नूह ने मोटी जड़ से संपर्क किया और शिलालेख शुरू किया। संशोधित प्राथमिक ऊर्जा राक्षसी रूप के मूल के अंदर प्रवाहित हुई, जिसने हमेशा के लिए उसके ताने बाने को बदल दिया। जैसे ही नूह ने इसके अंदर प्राथमिक ऊर्जा डालना जारी रखा, जड़ हिलने लगी। जैसे जैसे उनका कोर कमजोर होता गया, इसकी शाखाएं पतली होती गईं और उनमें से कुछ सीधे रून से गिरकर मानसिक समुद्र में फैल गईं। नूह ने उन परिणामों की परवाह किए बिना जारी रखा। वह जानता था कि क्या हो रहा है, इसलिए जड़ों के मुरझाने से उसे डर नहीं लगा। धीरे धीरे सारी शाखाएं गिर गईं। जब नूह ने प्राथमिक ऊर्जा डालना पूरा किया तब तक केसियर रून पर केवल मूल जड़ ही बची थी। जड़ हिल गई। कुछ मिनटों तक चलने वाले चक्र में ये सिकुड़कर फिर से बड़ा हो गया। नूह उस समय केवल देख सकता था। फोजिंग पूरी हो गई थी। अब इसे अनुकूलित करना आरेख पर निर्भर था। जड़ का रंग बदल गया। ये पहले से ही काला था, लेकिन उस अर्थ के जुड़ने से यह और भी गहरा हो गया। इसके किनारों को पहचानना मुश्किल हो गया क्योंकि प्रकाश इसे ठीक से प्रकाशित नहीं कर सका। आखिरकार झटके बंद हो गए और जड़ स्थिर रही मानो मृत हो गई हो। हालांकि ये फर्स्ट केसियर रून से जुड़ा रहा, जिसने नूह को प्रक्रिया की सफलता के प्रति आश्वस्त किया। मानो नूह के आत्मविश्वास का जवाब देते हुए जड़ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। शुरुआत में इसकी वृद्धि धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे यह अपनी नई संरचना का आदी हो गया, इसमें तेजी आई। केंद्रीय शरीर से कई शाखाएं बढ़ीं और जैसे ही जड़ों ने उनकी सतह को कवर किया, 6 केसियर अणुओं पर एक जटिल आरेख तुरंत दिखाई दिया। उन्होंने 7वें केसियर रून के धुंधले आकार पर भी फैलने की कोशिश की, लेकिन वे अपने पूर्ववर्तियों की तरह असफल रहे। एक बार जब संरचना स्थिर हो गई तो नूह को अपने दिमाग में शक्ति का संचार महसूस हुआ।
उसके अंदर किसी चीज ने पहले से ही उसके बेहतर मंत्र की शक्ति का अनुमान लगा लिया था और परिणाम ने उसे आनंदित महसूस कराया। अध्याय 1096 1096 वापसी। राक्षसी रूप में सुधार ने उसके मंत्रों से जुड़ी परियोजनाओं को समाप्त कर दिया। नूह के पास अब लड़ने के तरीकों की कमी नहीं थी। दरअसल वह कभी भी एक ही समय में इतनी सारी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। विभिन्न आकृतियों वाले रनों ने उसके मानसिक समुद्र को भर दिया और काली जड़ों ने उसके केजिया रनों को ढंक दिया। उसके मंत्र युद्ध के लिए तैयार थे और नूह खुले में उनका परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि दुनिया अभी भी शांति में थी और नूह को अपने प्रशिक्षण के लिए डिवाइन कट और चेजिंग डेमन के क्वार्टर के बीच टेलीपोर्ट करना पड़ा। हाइव ने उसके लिए एक उचित आवास बनाया था, लेकिन उसने वहां बसने से पहले स्वॉर्ड सेंट के साथ मामलों को अंतिम रूप देना पसंद किया। जैसे जैसे उसने खुद को और अधिक डाला उसके स्लैश के अंदर, नूह का व्यक्तित्व आगे बढ़ा, उसके डेंटियन को 5वीं रैंक के शिखर की ओर धकेल दिया। उनके पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनने में कुछ ही समय लगा था। जब वह लगभग 850 वर्ष का था तो एक अपरिहार्य परिवर्तन हुआ और अंततः उन नश्वर भूमि में शांति भंग हो गई। राजा एल्बास तब तक सदियों के लिए गायब हो चुके थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि रैंक 7 के सियरवानर की खोज में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि वह इतने लंबे समय तक लापता क्यों था। भूमिगत दुनिया विशाल और अस्त व्यस्त थी। मैग्मा के समुद्र ने इसके अधिकांश हिस्से को भर दिया और अंदर की हर चीज को अपनी धाराओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर दिया। राजा एल्बास के साथ बातचीत के दौरान नूह ईमानदार था। धाराओं के बारे में उनका वर्णन उतना ही सटीक था जितना वे कर सकते थे। उनकी गणना के अनुसार वानर देवता की ओर यात्रा में केवल 1 शताब्दी लगेगी। राजा एल्बास की वापसी में देरी ने संकेत दिया कि कुछ हुआ था, और जब रॉयल्स के नेता सतह पर लौटे तो पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चला। शुरुआत में किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। उस घटना की घोषणा करने के लिए कोई भूकंप या प्राकृतिक आपदा नहीं थी। फिर भी संगठनों की जांच इमारतों में जल्द ही कुछ अनोखा देखने को मिला। शांतिकाल ने उन इमारतों को बिल्कुल बेकार बना दिया था। राष्ट्रों की सीमाओं और समुद्र की देखरेख करने वाले वीर कृषकों को पूर्ण शून्यता का निरीक्षण करते हुए शताब्दियां बितानी पड़ीं। हालांकि जब उन्होंने एक मुकुटधारी कल्टीवेटर की छवि को एक लंबे वानर के साथ उड़ते हुए रिकॉर्ड किया, जिसके फर पर 6 सफ़ेद रून थे, तो हर जगह खतरे की आवाजें गूंज उठीं। प्रत्येक संगठन के वरिष्ठों को संदेश प्राप्त हुए और वे उस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए सामने आए। संदेश आने पर नूह रैंक 7 कैशियर रून के सामने खेती कर रहा था। स्वप्न देखने वाला दानव, पीछा करने वाला दानव, उड़ने वाला दानव, बड़ी जूलिया और स्कली उसके साथ थे, और उन सभी ने उस समाचार पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। 6 बिजलीघरों ने सतह पर टेलीपोर्ट किया और पूर्वी तट के लिए प्रस्थान किया। अन्य रैंक 5 कृषकों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया और नए महाद्वीप में टेलीपोर्टेशन मैट्रिसेस कभी खत्म नहीं हुए। जल्द ही पूर्वी तट के ऊपर आसमान में भीड़ जमा हो गई। कुल 10 रैंक 6 अस्तित्व गठबंधन के पक्ष में खड़े थे और समुद्र के ऊपर तैरते हुए 5 राजकुमारों और राजकुमारियों को घूर रहे थे। साम्राज्य ने कुछ सैनिक भी भेजे थे। भगवान का बायां हाथ अन्य कृषकों के साथ समुद्र के ऊपर कुछ दूरी पर तैरता रहा। उसके बगल में एक और बिजलीघर भी था। उन नश्वर भूमियों में सबसे मजबूत बिजलीघर की वापसी का गवाह बनने के लिए दुनिया की सर्वोत्तम संपत्तियां एकत्रित हुई थीं। किसी समय राजा एल्बास की आकृति दिखाई देने लगी। वह समुद्र में एक दूर बिंदु से फिर से प्रकट हुआ और धीरे धीरे अपने अधीनस्थों की ओर उड़ गया। उसका सुनहरा वस्त्र अपने आप चमक रहा था और उसका मुकुट सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था, जिससे एक चकाचौंध चमक आ रही थी। रैंक 7 केसियर वानर उसके बगल में तैर रहा था। रनों से भरी एक सुनहरी ढाल ने प्राणी को घेर लिया और उसे राजा एल्बास के साथ उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी इसने अलग क्षेत्र के अंदर अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं किया। सुनहरे पिंजरे ने चरम रैंक 6 की आभा बिखेरी। इसकी शक्ति वीर रैंकों की सीमा पर थी और फंसे हुए प्राणी के घुसे को रोकने में कामयाब रही। नूह द्वारा याद किए गए बंदर की तुलना में वह कमजोर था। इसकी शक्ति अर्ध रैंक 7 चरण में गिर गई थी। फिर भी इसकी हालत पिछली बार से बेहतर होती दिख रही है। ये जीवन शक्ति से भरपूर और उत्तम स्थिति में दिखाई दिया। यहाँ तक कि फर का गायब टुकड़ा भी सुधर गया था। उस स्थान पर कोई रून दिखाई नहीं दिया था, लेकिन कुछ सफ़ेद टुकड़े थे। यह ऐसा था मानो वानर का पद फिर से बढ़ने के लिए पीछे चला गया हो। नूह जानता था कि ऐसा सुधार स्वाभाविक से बहुत दूर था। उसने वानर को मैग्मा के समुद्र के अंदर छोड़ दिया था जबकि उसकी दुनिया नष्ट हो गई थी। वह ऐसा माहौल नहीं था जो इसके विकास को लाभ पहुंचा सके, खासकर इसकी कमजोर स्थिति में। राजा एल्बास ने संभवतः हस्तक्षेप किया था। दुनिया के सबसे अच्छे शिलालेख विशेषज्ञ ऐसे तरीकों को जानते थे जो बंदर को अच्छी स्थिति में ला सकते थे। किसी ने भी सोने के पिंजरे की ताकत पर सवाल नहीं उठाया। विशेषज्ञों को यह नहीं पता था कि उस वस्तु में अर्ध रैंक 7 प्राणी कैसे हो सकता है, लेकिन उनके संदेह का उत्तर उसके बगल में उड़ रहे बिजलीघर में था। राजा एल्बास की खेती के स्तर का एक पहलू ऐसा था जिसने सभी दर्शकों को चौंका दिया।
रॉयल ने तब छोड़ दिया था जब वह तरल चरण के चरम पर था, लेकिन अब उसके डेंटियन ने ठोस चरण की शक्ति व्यक्त की। राजा एल्बास को अपनी यात्रा के दौरान एक सफलता मिली। वह अब भगवान बनने से पहले केवल एक कदम की कमी है। पिता, जब राजा एल्बास उनके पास पहुंचे तो राजकुमारों और राजकुमारियों ने झुकते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। नेता ने अन्य संगठनों के कृषकों का निरीक्षण करने से पहले अपने अधीनस्थों की ओर सिर हिलाया। उनके दूर रहने के दौरान बहुत कुछ बदल गया था। कई कृषक छठी श्रेणी तक आगे बढ़ गए थे और एल्बास परिवार ने अपने अधिकांश क्षेत्र खो दिए थे। इसके अलावा रॉयल्स 350 वर्षों के दमन से गुजरे थे, जबकि गठबंधन उनकी पुरानी भूमि पर फल फूल रहा था। दूसरे राजकुमार ने अपनी स्थिति सीधी की और अपना सिर नीचे रखते हुए अपने पिता को एक सफ़ेद गोला दिया। राजा एल्बास के छूते ही वह वस्तु टूटकर गिर गई और उसमें से निकली सफ़ेद गैस नेता के दिमाग में उड़ गई। राजा एल्बास ने अपनी आंखें फिर से खोलने और चौड़ी मुस्कान दिखाने से पहले एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद रखीं। फिर उनकी नज़र गठबंधन के पक्ष पर गई जब उन्होंने एक चंचल टिप्पणी को स्वर दिया। मेरे जाने के बाद भी तुमने निश्चित रूप से मजा किया होगा। खैर, मुझे पहले से ही बहुत उम्मीद थी। राजा एल्बास के शब्दों में गुस्से की कमी ने मौके पर मौजूद कुछ विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन नूह और कुछ अन्य लोग समझ सकते थे कि वह कैसा महसूस कर रहे थे। राजा एल्बास ठोस चरण में एक पावरहाउस थे। उन्हें उन सांसारिक मामलों से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। राजा एल्बास ने शांतिपूर्ण स्वर में घोषणा की, मैं बर्फीली भूमि और झाड़ियों को वापस ले लूंगा। आप दूसरों को अभी रख सकते हैं। उनकी घोषणा ने विभिन्न नेताओं को मानसिक संदेशों की एक श्रृंखला भेजने के लिए मजबूर किया, लेकिन रॉयल के फिर से आगे बढ़ने के बाद उन्हें तुरंत अपने कार्यों को रोकना पड़ा। राजा एल्बास गठबंधन की ओर बढ़ गए। राजकुमारों और राजकुमारियों ने उसका अनुसरण नहीं किया, इसलिए वह अकेले ही 10 रैंक 6 विशेषज्ञों की ओर बढ़ रहा था। जब वानर ने सुनहरी ढाल के अंदर से नूह को देखा तो वह रो पड़ा। तुम शापित प्राणी, मेरी दुनिया को नष्ट करना पर्याप्त नहीं था, तुम्हें इस शापित मानव को भी भेजना होगा। नूह ने जानवर की चीख को नज़रअंदाज कर दिया और अपना ध्यान राजा एल्बास पर केंद्रित रखा। फिर भी बाद वाले को वह अचानक विस्फोट पसंद नहीं आया और उसने कुछ प्रतिबंधों को सक्रिय करने के लिए अपना हाथ लहराया। वानर के फर पर हल्की सी जंजीरें दिखाई देने लगीं। वे इसकी त्वचा के नीचे से आए और इसकी शारीरिक शक्ति और मानसिक क्षमताओं दोनों को दबा दिया। जानवर ढाल के अंदर गिर गया। उसके मुंह से दर्द की कुछ चीखें निकलीं, लेकिन राजा एल्बास के ठंडे शब्दों ने उन्हें भी चुप करा दिया। मैंने तुमसे मानवीय शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा था। अध्याय 1097 1097 आक्रमण। राजा एल्बास के कार्यों से पता चला कि कैसे उसने अर्धरैंक 7 प्राणी को आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से पकड़ लिया था। अब हर कोई समझ सकता था कि वानर सोने की ढाल को कैसे नहीं तोड़ सका। वानर के अचानक विस्फोट और दमन से जो कुछ हो रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं आया। राजा एल्बास अभी भी पूर्वी तट की ओर चल रहा था और सहयोगी शक्तियों को अभी भी अपना कदम बढ़ाना था। वह शायद राजा एल्बास को मारने का सबसे अच्छा मौका था। वह अभी एक लंबी यात्रा से लौटा था और उसका प्रतिद्वंद्वी एक पूर्व दिव्य जादुई जानवर था। उनकी सफलता एक समस्या थी, लेकिन इस बात की अच्छी संभावना थी कि रॉयल्स के नेता कुछ चोटें छिपा रहे थे। इसके अलावा वह अब अपने क्षेत्र से बहुत दूर था, इसलिए वह रक्षात्मक संरचनाओं का उपयोग नहीं कर सका। फिर भी उसे मारने से संभवतः वानर देवता मुक्त हो जाएंगे और राजकुमार और राजकुमारियां पास में ही थे। गठबंधन की संख्या उनसे अधिक थी, लेकिन उनके विरोधियों के बीच एक ठोस मंच ताकत थी। राजा एल्बास अपनी सामान्य अहंकारी मुस्कान दिखाते हुए हवा में चले गए। ऐसा लग रहा था मानो वह चाहते हों कि उनके प्रतिद्वंद्वी कोई चाल चलें। हालांकि किसी ने हमला नहीं किया। चलो बचाव करें। ग्रेट एल्डर डायना ने गठबंधन की लिखित नोटबुक के माध्यम से संचार किया और हर कोई पूर्वी तट की ओर पीछे हट गया। यहाँ तक कि नूह ने भी उस आदेश पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि राजा एल्बास तैयार नहीं था। उन्होंने मन ही मन यह मान लिया था कि गठबंधन उन्हें हराने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे स्तर बढ़ता गया, रैंकों और चरणों में अंतर को पार करना कठिन हो गया। चेजिंग डेमन और ग्रेट एल्डर डायना दोनों ने ऐसी चीज़ें अंकित की थीं जो उन्हें अधिक शक्ति व्यक्त करने की अनुमति देती थी, लेकिन राजा एल्बास के लिए यह और भी अधिक सच था। उसे हराना असंभव हो सकता है, लेकिन उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। वैसे भी गठबंधन के पास दुनिया के अधिकांश हिस्से का स्वामित्व था। वे बचाव कर सकते थे और अपनी श्रेष्ठता को मजबूत करना जारी रख सकते थे। राजा एल्बास ने उन कृषकों का पीछा नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने 5वीं रैंक के लोगों को भी निकटतम टेलीपोर्टेशन मैट्रिसेस की ओर लौटने दिया। उसे अपने आसपास की किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसका एक लक्ष्य था, इसलिए वह धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। जेस्ट जूलिया और चेजिंग डेमन ने राजा एल्बास द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में तैनात नकल तकनीक पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने उसके आगमन के लिए खुद को तैयार किया, जबकि हाइव के अन्य उच्च अधिकारी पास में ही रहे और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहे। महान बुजुर्ग डायना और परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया।
वे राजा एल्बास के आगमन की प्रतीक्षा में हाइव के बुजुर्गों के साथ शामिल हो गए। दुश्मन के आने से पहले नकल करने की तकनीक सक्रिय हो गई। अनगिनत जादुई जानवर बर्फीले मैदान की सतह पर बने और खुद को एक रक्षात्मक संरचना में व्यवस्थित किया। इस बीच हाल ही में निर्मित गुंबदों और संरचनाओं में रहने वाले किसानों ने क्षेत्र को छोड़ने के लिए टेलीपोर्टेशन मैट्रिसेस का उपयोग किया। यह क्षेत्र एक ठोस मंच के पावरहाउस को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखने वाला था। यहाँ तक कि नूह और अन्य लोगों को भी इससे बचने में आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ। जादुई जानवरों की सेना में सैकड़ों अलग अलग नमूने थे जो अपनी जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करने के लिए सटीक भूमिकाओं का पालन करते थे। चेजिंग डेमन नकल तकनीक में विशेषज्ञ बन गया था। उसने पकड़ने के लिए प्राणी को यूं ही नहीं चुना, बल्कि उन्हें चुना जो समग्र सुरक्षा को लाभ पहुंचाएंगे। बहुत सारे जादुई जानवरों को फंसाना व्यर्थ था। एक अकेला प्राणी असीमित संख्या में प्रतियां बनाने के लिए पर्याप्त था, इसलिए विविधता केवल संख्याओं से बेहतर थी। नूह ने नकल तकनीक में मदद नहीं की, लेकिन वह देख सकता था कि चेजिंग डेमन ने अविश्वसनीय काम किया था। जादुई जानवरों के क्षेत्र का कोई भी विशेषज्ञ उसकी पसंद के लिए उसकी प्रशंसा करेगा। चौथी श्रेणी के शिखर पर हजारों जादुई जानवर थे। वे सभी पानी में निपुण थे और लंबी दूरी के हमलों में माहिर थे। उनकी प्रजातियां भी अपनी तरह की सबसे मजबूत प्रजातियों में से थीं। उस सेना के सामने चोटी रैंक 5 के जादुई जानवरों की एक श्रृंखला खड़ी थी। लंबी दूरी के हमलों में विशेषज्ञता वाले अन्य जल प्रकार के जीव जमीन में भर गए और झुंड के नेताओं के रूप में काम किया। नूह ने आने वाले बिजली घर पर दबाव डालने के लिए विभिन्न प्रकार के समुद्री घोड़ों, कछुओं और विशाल मछलियों को पहचान लिया। दानव का पीछा करने से इतने सारे कमजोर जानवरों को बुलाने से बचा जा सकता था, लेकिन ऐसा करने से क्षेत्र के ऊर्जा भंडार की कमी संतुलित हो गई। छठी रैंक के प्राणियों की तुलना में चौथी रैंक के प्राणियों की एक सेना रखना सस्ता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि राजा एल्बास ठोस अवस्था में थे। इतने सारे अमर प्राणियों का लगातार हमला संभवतः लंबे समय में उसे प्रभावित कर सकता है। तथ्य यह है कि चेजिंग डेमन ने ऐसी सेना बुलाई थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने रैंक 6 प्राणियों की प्रतियां नहीं बनाई। जानवरों के बीच एक लंबा वानर खड़ा था। वह बर्फीले पहाड़ का पिछला राजा था। संपूर्ण संगठनों को उस सेना से निपटना चुनौतीपूर्ण लगेगा। समस्या केवल सैनिकों की संख्या में नहीं थी, बल्कि समस्या ये थी कि वे वस्तुतः अमर थे। राजा एल्बास को आने में कुछ दिन लगे। वह अपनी अहंकारपूर्ण मुस्कान के साथ धीमी गति से चलते हुए बर्फीले मैदान के ऊपर आसमान में पहुंच गया। वानर देवता अभी भी उसके बगल में तैरती सुनहरी ढाल के अंदर थे और सेना की दृष्टि ने प्राणी को चुप करा दिया। पूरे क्षेत्र में भी सन्नाटा छा गया। जब राजा एल्बास ने क्षेत्र का निरीक्षण किया तो जानवरों की सेना चुप हो गई। उसकी अभिव्यक्ति में आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। राजा एल्बास ने अपना हाथ उठाया और उसकी तर्जनी से खून की एक बूंद गिर गई। बूंद ने आग पकड़ ली, मानो सेना की ओर उतर रही हो, लेकिन जब वह जमीन पर गिरी तो वह केवल एक छोटी सी लौ थी। इलाके में तीव्र गड़गड़ाहट फैल गई और पूरे क्षेत्र में दरारें पड़ गईं। उन दरारों से आग की लपटें निकली और जानवरों की सेना को घेर लिया। कॉपियां उस हमले के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकीं। एक ठोस मंच बिजलीघर की शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसका वे विरोध कर सकें। राजा एल्बास के हमले के बाद एक बार बर्फीला विमान लाल वातावरण में बदल गया। पिघली हुई चट्टानें और असमान भूभाग इस क्षेत्र में भर गया और क्षेत्र की संरचनाएं धुआं उगलते मलबे से ज्यादा कुछ नहीं रह गईं। केवल गुंबद ही खड़ा रहा, लेकिन उसकी सतह पर बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं। इसके नीचे का शहर भी दिखाई देने लगा था, जिससे पता चलता था कि वह पहले ही कितनी शक्ति खो चुका था। एक हमले के बाद ये क्षेत्र बेकार हो गया था। हाइव को एक अच्छी स्थिति में वापस लाने के लिए नुकसान की भरपाई करने में दशकों लग जाएंगे। पीछा करने वाला दानव उस क्षेत्र को छोड़ने का निर्णय ले सकता है। हाइव को इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसका मूल्य इस तथ्य से आया कि एल्बास परिवार इस पर कब्जा नहीं कर सका। हालांकि गठबंधन के पास उस समय राजा एल्बास की शक्ति का परीक्षण करने का मौका था और अनकल तकनीक को अभी अपनी सारी चालें दिखानी बाकी थीं। इसकी रक्षा के लिए कुछ एकत्रित सांस बर्बाद करने में कोई हर्ज नहीं था। 10 सेकंड से भी कम समय में जानवरों की सेना फिर से प्रकट हो गई। प्राणियों ने बिजलीघर पर हमला करने का इंतजार नहीं किया और जैसे ही वे सुधरे, उन्होंने अपनी जन्मजात क्षमताओं को लॉन्च कर दिया। आसमान का रंग बदल गया। सूर्य के अस्त होने से उत्पन्न लाल आभा गायब हो गई, उसकी जगह नीली चमकने ले ली। राजा एल्बास ने इस क्षेत्र को गायब होते देखा। इसकी जगह पानी की मिसाइलों और धाराओं की एक श्रृंखला ने ले ली, जिनमें विभिन्न गुण थे। आकाश का ताना बाना बिखर गया। हवा तब तक कांपती रही जब तक कि वह असंख्य हमलों के कारण ढह नहीं गई। शून्य का एक बड़ा मार्ग दिखाई दिया, लेकिन क्षमताओं का आक्रमण नहीं रुका। उन हमलों को शुरू करने के लिए खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा अथाह थी, लेकिन वह भी दुश्मन की शक्ति को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। क्षमताओं के अंतहीन ज्वार ने किसी बिंदु पर आग पकड़ ली और आग की लपटें तब तक फैल गईं जब तक कि वे जानवरों की सेना तक नहीं पहुंच गईं, जो उस जवाबी हमले के तहत ढह गईं।
अध्याय 1098 1098 आग। जानवरों की सेना को एक बार फिर पूरी हार का सामना करना पड़ा। राजा एल्बास का एक हमला क्षेत्र के सभी प्राणियों को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। जानवरों को नष्ट करने वाली आग ने जमीन को ढंक दिया और उसकी हालत और भी खराब कर दी। फिर आग की लपटों के बीच धूल के कण उठे और आकाश में दिखाई देने वाले विशाल उद्घाटन की ओर उड़ गए। शून्य की खींचने वाली शक्ति तीव्र थी, लेकिन दुनिया ने तेज गति से उस दरार को ठीक किया। चाहे वे कितने ही असंख्य क्यों न हो, कमजोर प्राणियों के हमले आकाश के ताने बाने को अधिक समय तक प्रभावित नहीं कर सकते थे। कुछ ही सेकंड में राजा एल्बास और वानर देवता आकाश में एकमात्र आकृति रह गए। बिजलीघर के वस्त्र पर धूल का एक कण भी नहीं गिरा था, जो साफ सुथरा था जैसे कि पिछले आदान प्रदान नहीं हुए थे। उनके पीछे अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई और उसकी आभा वातावरण में फैलते ही क्षेत्र का तापमान कुछ डिग्री गिर गया। बर्फीले पहाड़ का पिछला राजा मध्य श्रेणी में छठे रैंक का सफेद वानर था। पीछा करने वाले दानव ने आक्रमण के बाद इस पर कब्जा कर लिया था और इसे नकल तकनीक का हिस्सा बना लिया था। सफेद वानर चेजिंग डेमन के क्वार्टर में फंसा दूसरा सबसे मजबूत जादुई जानवर था। नूह को नहीं पता था कि पितृसत्ता ने उस पर कैसे कब्जा कर लिया था, लेकिन प्राणी अब छत्ते के रक्षकों में से एक के रूप में कार्य कर सकता था। जैसे ही जीव राजा एल्बास पर झपटा तो आसमान में बर्फ फैल गई। बिजलीघर में आग की लहर फैल गई जिसने ऊंची सफेद आकृति को अपनी चपेट में ले लिया और बनी बर्फ पिघल गई। आग गायब होने के बाद राजा एल्बास दिखाई देने लगे। वह फिर से साफ और सुरक्षित दिखाई दिया, लेकिन वह आराम नहीं कर सका क्योंकि पानी की तरह के हमलों की एक धारा उसकी दिशा में उड़ गई थी। कमजोर प्राणियों की सेना में सुधार हुआ था जबकि राजा एल्बास सफेद वानर से निपट रहा था। एक बार जब उनका लक्ष्य फिर से प्रकट हुआ तो उन्होंने अपनी जन्मजात क्षमताओं को लॉन्च करने में संकोच नहीं किया और नीली चमक ने आकाश को फिर से भर दिया। राजा एल्बास ने उन क्षमताओं को अपने ऊपर आने से ठीक पहले रोकने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया। फिर आग ने उनकी सतह को ढक लिया और हमलावर जानवरों की ओर फैल गई, जिससे वे जलकर राख हो गए। सेना के ढहने के तुरंत बाद सफेद वानर फिर से उसके पीछे आया और उसकी पीठ पर वार करने की कोशिश की। राजा एल्बास को उस खतरे से निपटने के लिए आग की लपटों के समुद्र में विस्फोट करना पड़ा, लेकिन जब आग फैल गई तो उसने पानी के प्रकार के मंत्रों को फिर से अपनी ओर उड़ते हुए पाया। चेजिंग डेमन और बड़ी जूलिया राजा एल्बास को सांस लेने का समय नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाने और उसके कास्टिंग समय का फायदा उठाने के लिए प्रत्ययों की अजेयता का उपयोग किया। अगले 1 घंटे में दर्जनों आदान प्रदान दोहराए गए। दानव का पीछा करते हुए सफेद वानर की चाल बदल गई और समय समय पर युद्ध की रणनीति में बदलाव किया गया। नकल तकनीक दुनिया के सबसे मजबूत संगठनों में से एक के समर्थन से अपनी वास्तविक शक्ति व्यक्त कर सकती है। हाइव के पास संसाधनों की कमी नहीं थी और नए महाद्वीप की जमीन भी उनसे समृद्ध थी। 76 वर्षों तक चल सकता है। इसने नकल तकनीक के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी की थी और बड़ी मात्रा में ईंधन जमा कर रखा था। जब तक गठन की रेखाएं बरकरार रहेंगी तब तक यह एक ही बिजलीघर से बचाव कर सकता है। उस हमले के तहत राजा एल्बास की प्रतिक्रियाएं थोड़ी भी धीमी नहीं हुईं। इसके बजाय वह हर आदान प्रदान के बाद हमलों का मुकाबला करने में तेज हो गया। प्रतियां उसे समय समय पर आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहीं। इसका एकमात्र कारण यह था कि चेजिंग डेमन अक्सर युद्ध की रणनीति बदल देता था। एकत्रित आंकड़ों को बेकार बनाने के लिए उन्होंने कुछ बिंदु पर सेना की संरचना को भी संशोधित किया। राजा एल्बास उस रक्षात्मक उपाय से दबा हुआ दिखाई दिया, लेकिन सहयोगी शक्तियों ने उस घटना के बारे में खुशी महसूस करने की हिम्मत नहीं की। वह नकल करने की तकनीक सीख रहा है, नूह ने सोचा जब उसने देखा कि राजा एल्बास अपनी युद्ध रणनीति को बदलने से इनकार कर रहा है। उन नश्वर भूमियों में सर्वश्रेष्ठ शिलालेख मास्टर के पास ऐसी वस्तुएं थीं जो उस स्थिति में उसके जीवन को और अधिक आरामदायक बना सकती थीं। थोड़े अधिक शक्तिशाली मंत्र भी उसे हमले से बेहतर ढंग से निपटने में मदद कर सकते हैं। हालांकि राजा एल्बास ने अपनी मूल लपटों के अलावा किसी भी चीज पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। उसने अपने पहले हमले के दौरान अपनी उच्च ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन उसने फिर कभी उस शक्ति का आह्वान नहीं किया। नूह को उसकी जिज्ञासा के बारे में पता था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि रॉयल को नकल तकनीक में दिलचस्पी हो गई है। इसके कामकाज के बारे में और अधिक अध्ययन करने के लिए कुछ चेहरा खोना एक ऐसा व्यापार था जिसे करने के लिए राजा एल्बास बहुत इच्छुक थे। बचाव पक्ष का माहौल काफी तनावपूर्ण था। हाइव अपनी सबसे मजबूत रक्षात्मक पद्धति का उपयोग कर रहा था, लेकिन वह राजा एल्बास को गंभीरता से लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सका। महान बुजुर्ग डायना ने युद्ध के दौरान एक के बाद एक संदेश भेजे। वह परिषद के शिलालेख स्वामियों को राजा एल्बास की आदतों और क्षमताओं के बारे में निर्देश दे रही थी, इस उम्मीद में कि वे उसका मुकाबला करने में सक्षम कुछ विकसित कर सकें। राजा एल्बास अंततः उस स्थिति से ऊब गया और उसने खून की 2 बूंदें जमीन पर फेंकने के लिए फिर से अपना हाथ बढ़ाया। गिरते ही बूंदें आग बन गईं, उग्र तीर बन गईं जिन्होंने टूटी हुई सतह को छेद दिया और भूमिगत दुनिया में आग का समुद्र फैला दिया। उसके आक्रमण के बाद ये क्षेत्र छिन्न भिन्न हो गया।
जमीन नीचे की ओर गिर गई और पहले से मौजूद दरारें गहरी होने पर फैल गईं। उस हमले के बाद जानवरों की सेना पीली पड़ गई और उनमें से कई ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। केवल सबसे शक्तिशाली प्राणियों ने ही क्षमताओं का प्रक्षेपण जारी रखा, लेकिन अपार संख्यात्मक लाभ के बिना वे विचार के लायक भी नहीं थे। राजा एल्बास ने अपना सिर हिलाया और जमीन की ओर उतरने लगा, क्योंकि उसके पास आने वाले मंत्रों ने आग पकड़ ली। उनका अवतरण अबाधित प्रतीत हुआ, लेकिन चेजिंग डेमन ने जल्द ही उन्हें गलत साबित कर दिया। हाइव के कुलपति को पता था कि राजा एल्बास ने अपने आखिरी हमले में क्या करने की कोशिश की थी। वह खतरों के मूल का ध्यान रखने के लिए नकल तकनीक की रेखाओं को नष्ट करना चाहता था। पीछा करने वाले दानव ने साथ खेला था। उसने अधिकांश सेना को तब तक स्थिर रहने का आदेश दिया जब तक कि राजा एल्बास ने खुद को उजागर नहीं कर दिया। सौभाग्य से वह क्षण शीघ्र ही आ गया। जानवरों का ज्वार अचानक फिर से बढ़ने लगा और सफ़ेद वानर राजा एल्बास की पीठ के पीछे से उस पर झपटने के लिए सुधर गया। प्राणियों पर आक्रमण होने लगे और क्षेत्र पुनः नीला हो गया। राजा एल्बास ने उस दृश्य को देखकर भौंकना शुरू कर दिया। भले ही वह कमजोर सुरक्षात्मक तरीकों पर भरोसा करने का फैसला करता हो, फिर भी वह सरल योजना उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन उसे इस बात से निराशा हुई कि चेजिंग डेमन उसे धोखा देने में कामयाब रहा। इससे न केवल उसका चेहरा खराब हुआ, इससे ये भी पता चला कि वह नकल करने की तकनीक को नहीं समझता था। उसकी पंक्तियां कहाँ थीं, इसकी तो बात ही छोड़िए। राजा एल्बास के माथे से खून की एक बूंद निकली और आग लगते ही एक ज्वलंत ढाल बन गई। सुरक्षा ने आने वाले हमले को रोक दिया और इसे तब तक बढ़ाया जब तक कि इसने पूरे क्षेत्र को कवर नहीं कर लिया। उस हमले से जमीन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके में नकलची जानवर आग को छूते ही जल गए। सेना ने फिर से सुधार करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा एल्बास वहां और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उसके हाथ से खून की 3 बूंदें निकली और जमीन पर गिरते ही वातावरण में लाल आभा भर गई। पूरे इलाके में अचानक आग लग गई। जब राजा एल्बास ने नकल तकनीक के मूल तक पहुंचने की कोशिश की तो पूरा क्षेत्र जलती हुई गंदगी में बदल गया और जमीन की सतही परतें राख हो गईं। क्षेत्र में कोई भी मानव संरचना गायब हो गई और जमीन के पूरे टुकड़े निर्दयी आग के नीचे गायब हो गए। आग की लपटें पूरे 1 मिनट तक जलती रहीं और राजा एल्बास ने चमकती रेखाओं के निशान मिलने पर ही उन्हें तितर-बितर किया। अध्याय 1099 1099। पूर्वज। नकल तकनीक की रेखाएं राजा एल्बास के चेहरे पर चमक उठीं और रात को रोशन कर दिया। रॉयल ने जादुई जानवरों के अंतहीन ज्वार को उत्पन्न करने वाले शिलालेख को सफलतापूर्वक उजागर किया था और उन्होंने बड़ी रुचि के साथ इसका निरीक्षण किया। नूह ने तुरंत चेजिंग डेमन को एक संदेश भेजा। पैट्रियार्क को राजा एल्बास की जिज्ञासा के बारे में पता था, लेकिन नूह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह जानता था कि एक शोधकर्ता के रूप में रॉयल कितना समर्पित था। चिंता मत करो, चेजिंग डेमन ने एक मानसिक संदेश के माध्यम से उत्तर दिया, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। चेजिंग डेमन द्वारा संदेश भेजने के बाद संरचना की रेखाएं और अधिक चमक उठीं। सेना फिर से गठित हुई और सफ़ेद वानर प्राणियों में से एक था जो सुनहरे पिंजरे के साथ बिजलीघर को घूर रहा था। राजा एल्बास कुछ रक्षात्मक पद्धति सक्रिय करने के लिए तैयार थे, लेकिन जादुई जानवरों ने हमला नहीं किया। वे जली हुई जमीन पर खड़े थे और दिलचस्पी भरी निगाहों से बिजलीघर को उनका निरीक्षण करते हुए देख रहे थे। किसी समय सेना के बीच दूसरी रैंक 6 आभा प्रकट हुई। एक मानव आकृति जानवरों के ऊपर से उड़ी और प्राणियों को घूरने से पहले वानर के कंधे पर आ गिरी। उस आंकड़े को प्रस्तुतियों की आवश्यकता नहीं थी। वह लाल बालों और काली आंखों वाला लंबा आदमी था जिसने अपने विनाश के लिए युद्ध शुरू किया था। उस दृश्य को देखकर राजा एल्बास की भौहें झुक गईं। विनाशकारी दानव ने उसे अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी तरीके से देखा, यहाँ तक कि उनकी शक्ति के केंद्र भी उनके पुराने साधना स्तर से मेल खाते थे। राजा एल्बास ने घोषणा की, जब आपने उसकी शेष चेतना को पकड़ लिया था तो मुझे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, ये जानते हुए कि दूर के विशेषज्ञ उसकी बात सुनेंगे। हालांकि यह मेरी बेतहाशा उम्मीदों से परे है। आप एक पावरहाउस को दोहराने में कामयाब रहे। राजा एल्बास उस बच्चे की तरह लग रहे थे जिसने अभी अभी एक नया खिलौना खोजा था, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति के अनुरूप अपनी उत्तेजना व्यक्त की। उसकी अभिव्यक्ति में अहंकार कम हो गया क्योंकि उसे उन रचनाओं के बारे में पता चला जिनका वह अनुकरण नहीं कर सकता था। फिर भी उसकी जिज्ञासा ने उस भावना का स्थान ले लिया और उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। राजा एल्बास ने अपने व्यक्तित्व के उस पहलू को शायद ही कभी खुले में दिखाया हो, अन्यथा किसी भी प्रकार के शिलालेख के प्रति उसकी अनियंत्रित जिज्ञासा का फायदा उठाना बहुत आसान होगा। फिर भी वह अब वीरता के शिखर पर खड़ा था। निचले विमान में वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसे खतरा हो। केवल शांडाल की वापसी ही उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन साम्राज्य के भगवान को ऐसे होनहार विशेषज्ञ को दबाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विनाशकारी दानव ने अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान नहीं दिखाई, लेकिन उसने अपना जादू तैयार करने के लिए अपना हाथ उठा लिया। राजा एल्बास ने अपनी हथेली में एक लाल रंग की लौ देखी, इससे पहले कि उसकी दृष्टि एक नीली चमक से भर जाती। कमजोर जानवरों के ज्वार ने हमले शुरू कर दिए, जिन्होंने शाही जवाबी हमले के रूप में तुरंत आग पकड़ ली।
श्वेत वानर ने आग की लपटों से बचने के लिए हवा में बर्फ के मंच बनाए और विनाशकारी दानव उसके कंधे पर बैठा रहा और अपने पल का इंतजार करता रहा। एक बार जब आग फैल गई तो सफ़ेद वानर ने राजा एल्बास की ओर गिरने के लिए मंच से छलांग लगा दी। बर्फ ने इसकी आकृति को घेर लिया और इसे एक विशाल भाले में बदल दिया जो बिजली घर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब बर्फ ने वानर को ढकना शुरू किया तो विनाशकारी दानव ने वानर से छलांग लगा दी थी। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि आग की दूसरी लहर ने भाले को पिघला नहीं दिया और राजा एल्बास की ओर उड़ने और उसके हमले को शुरू करने से पहले उसके अंदर के जानवर को मार डाला। क्षेत्र में आग की लपटें फैल गईं। विनाश की एक शुद्ध भावना ने युद्ध के मैदान पर आक्रमण किया और जमीन पर अभी भी लगी आग से मुकाबला किया। रैंक 6 प्रतियों में दोनों ने आत्मघाती हमले किए थे। पीछा करने वाले दानव को पता था कि नकल तकनीक अकेले राजा एल्बास को नहीं हरा सकती, लेकिन वह देखना चाहता था कि क्या रॉयल की कोई सीमा थी या उसकी युद्ध शैली में खामियां थीं। विनाशकारी दानव की लपटें फैलते ही राजा एल्बास दिखाई देने लगे। उनका लबादा अभी भी साफ था और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। यहाँ तक कि वह आखिरी हमला भी उसके खिलाफ बेकार साबित हुआ था। प्रतियों में सुधार हुआ और उन्होंने अपना अंतहीन हमला फिर से शुरू कर दिया। नकल करने की तकनीक ने राजा एल्बास को यह निर्णय लेने से पहले 2 घंटे तक व्यस्त रखने में कामयाबी हासिल की कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। रॉयल्स ने उसके नीचे चमकती रेखाओं पर खून की 4 बूंदें डाली और क्षेत्र की भूमिगत दुनिया में आग फैल गई। हमले के दौरान नकल तकनीक का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, लेकिन कुछ शिलालेख यथास्थान बने रहे। यह क्षेत्र उतना भाग्यशाली नहीं था। पिछले आदान प्रदान के कारण ये पहले से ही झुलसती दरारों और पिघली हुई चट्टानों का ढेर बन चुका था, लेकिन अब यह नीचे की ओर ढह गया है क्योंकि इसने अपना अधिकांश भूमिगत क्षेत्र खो दिया है। भूभाग धंस गया। कुछ पिघली हुई चट्टानें नई दरारों के पार बहने लगीं, जिससे गहरी लाल रंग की घनी नदियां बन गईं। सभी चट्टानों और भूभागों के व्यवस्थित हो जाने के बाद भी क्षेत्र की संरचना अस्थिर बनी रही। राजा एल्बास के आसपास कोई और प्रतियां दिखाई नहीं दी, लेकिन वह अपने से कुछ दूरी पर ब्रीथ इकट्ठा होने के निशान महसूस कर सकता था। राजा एल्बास उन निशानों का अनुसरण करके इसके दूसरे मूल तक पहुंचना चाहते थे नकल तकनीक, लेकिन कुछ देर चलने के बाद 3 आकृतियां बनने लगीं। विनाशकारी दानव फिर से प्रकट हुआ और सफ़ेद वानर भी सुधर गया। तीसरी आकृति को बनने में अधिक समय लगा, लेकिन अंततः यह एक विशाल सांप के आकार में मूर्त हो गई। नूह को लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तीसरा जानवर जो प्रकट हुआ था वह एक उड़ने वाला सांप था जो दूसरी दुनिया के अंतिम पूर्वज के समान था। इसके अलावा इसने हल्की मानसिक तरंगें उत्सर्जित की और डेंटियन के निशान लिए। पीछा करने वाले दानव ने विश्वव्यापी स्वर्ग क्लेश द्वारा मारे गए एक प्राणी को बुलाया था। क्या आपको ये पसंद है? जब फ्लाइंग स्नैक पूरी तरह से बन गया तो नूह के दिमाग में 37 की आवाज़ गूंज उठी। ऑटोमेटन ने उनसे बात करने के लिए एक निजी चैनल का इस्तेमाल किया ताकि कोई उनकी बातचीत न सुन सके। क्या आपने पूर्वज की राख का उपयोग किया? नूह ने पूछा। उसने बाल्टी ऑटोमेटन को बहुत पहले ही दे दी थी, लेकिन वह इसके बारे में लगभग भूल गया था। रैंक 6 प्राणी के अवशेषों ने अपनी सारी शक्ति खो दी थी। स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, इसलिए नूह को यह उम्मीद नहीं थी कि ऑटोमेटन उसकी राख के साथ बहुत कुछ करेगा। 37 ने उत्तर दिया, उन्हें एक उपयोगी रूप में पुनर्स्थापित करने में बहुत कठिनाई हो रही है। मैंने उनकी मूल शक्ति के एक छोटे से हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए 1 सदी से भी अधिक समय तक उन्हें सबसे अधिक पोषण देने वाली सामग्रियों से उपचारित किया है। फिर मैंने बॉडी शिलालेख मंत्र के सिद्धांत का उपयोग करके एक चित्र बनाया जो मूल प्राणी जैसा दिखता था। नूह अवाक था। उसे याद आया कि राख में उसके पूर्वज का जरा भी निशान नहीं है। वे एक सामान्य सामग्री से अधिक कुछ नहीं थे, लेकिन ऑटोमेटन ने दावा किया कि उसने उन्हें आंशिक रूप से बहाल कर दिया था। ये नूह की समझ से परे था। 37 की उपलब्धि पुनर्स्थापना के बजाय पुनरुत्थान के समान थी। वह उन परिणामों को उपयोग में लाने में भी कामयाब रहा, जिसने उन्हें और भी अधिक मूल्यवान बना दिया। जीव बिल्कुल जीवित नहीं है, 37 ने आगे कहा, लेकिन नकल तकनीक में खामियां हैं। चूंकि यह लगभग हर चीज़ की नकल कर सकता है, इसलिए आपको जो आप चाहते हैं उसे बनाने के लिए इसे केवल सही इनपुट देने की ज़रूरत है। नूह ने अनुमान लगाया कि ऑटोमेटन अपनी रचना को अंततः युद्ध में शामिल होते देखकर उत्साहित था। वह समझा नहीं सका जबकि 37 उसके साथ बहुत विनम्र और विस्तृत था। उड़ने वाले सांप ने मध्य स्तर के शिखर पर एक आभा बिखेरी, लेकिन तरल अवस्था के शिखर के पास उसके पास एक डेंटियन था। जब यह अपने साधना स्तर पर आया तो यह ग्रेट एल्डर डायना जितना मजबूत था। सांप भी एक संकर था, इसलिए वह अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा कर सकता था। नूह को विश्वास नहीं था कि काउंसिल के कुलपिता प्राणी के खिलाफ सीधी लड़ाई में हार जाएंगे, लेकिन इससे उसका मूल्य कम नहीं हुआ। राजा एल्बास ने 3 रैंक 6 प्रतियों के सामने कोई डर नहीं दिखाया। उनका साधना स्तर अभी भी उनसे काफ़ी ऊपर था, लेकिन नकल तकनीक का लगातार हमला उन पर असर डालने वाला था। वह केवल एक कृषक था, यहाँ तक कि उसकी अपार शक्ति की भी सीमाएं थीं, और चेजिंग डेमन ये देखने की पूरी कोशिश कर रहा था कि रॉयल कितना मजबूत है।
अध्याय 1100 भाला। पिघले और नष्ट हुए क्षेत्र पर, जो कभी श्वेत और शुद्ध भूमि थी, एक हिंसक युद्ध छिड़ गया। राजा एल्बास ने युद्ध के दौरान कभी भी अपनी वास्तविक शक्ति का इजहार नहीं किया, लेकिन 3 रैंक 6 प्रतियां धीरे धीरे उसके हाथ पर दबाव डाल रही थीं। इसके अलावा कमजोर प्राणियों की सेना समय समय पर फिर से प्रकट होती थी और उसे अपनी युद्ध शैली बदलने पर मजबूर कर देती थी। उच्च ऊर्जा वाले अंतिम हमले ने नकल तकनीक के हिस्से को नष्ट कर दिया था, लेकिन वह हाइव का डोमेन था। पीछा करने वाले दानव ने पूरे क्षेत्र को अपने शिलालेखों से ढक दिया था, इसलिए उसे केवल प्रतियों को थोड़ी दूर से बुलाने की जरूरत थी। राजा एल्बास का जीवन कभी खतरे में नहीं था। उसे घायल करने में सक्षम एकमात्र उड़ने वाला सांप था, लेकिन जीव ने उसे कभी नहीं छुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेजिंग डेमन ने कौन सी रणनीति अपनाई। राजा एल्बास को केवल अपनी ओर आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए भीषण नरक में विस्फोट करने की आवश्यकता थी। ये शक्ति में सरासर अंतर था जिसे संख्याएं दूर नहीं कर सकीं। यही कारण है कि सेनाओं के पास शक्तिशाली प्राणियों के खिलाफ कोई मौका नहीं था, और इसका प्रमाण यह था कि चींटियों के झुंड के ऊपर उच्च खेती का स्तर था। हालांकि प्रतियों की अमरता ने स्थिति को काफी पेचीदा बना दिया। राजा एल्बास कभी भी आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी उन्हें हमेशा हमलों में व्यस्त रखते थे जिन्हें उन्हें रोकना पड़ता था। यदि राजा एल्बास संकर होते तो स्थिति भिन्न होती। उन हमलों को रोकने में सक्षम शरीर वाला प्राणी उस भूमि पर स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है और एक में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, तेजी से दौड़ना। फिर भी किसान इतने सारे हमलों का सीधे सामना नहीं कर सके। कमजोर प्राणियों के सामने भी उनके शरीर बहुत कमजोर थे। 3 प्रतियों द्वारा 3 घंटे से अधिक समय तक उसकी प्रगति को रोकने के बाद राजा एल्बास को एक बार फिर अपनी उच्च ऊर्जा को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी उंगलियों से खून की 5 बूंदें गिरी और एक प्रचंड आग भड़क उठी, जिसने दिखने वाली हर चमकती रेखा को जला दिया। रॉयल ने उस बिंदु पर फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन विनाशकारी दानव, सफेद वानर और उड़ने वाला सांप क्षेत्र की सीमाओं के पास फिर से प्रकट हुए और उस पर फिर से हमला कर दिया। दूर से युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञ राजा एल्बास की झुंझलाहट को महसूस कर सकते थे। नकल करने की तकनीक भले ही उसे हराने में असमर्थ हो, लेकिन विशेषज्ञ भी इसे खत्म नहीं कर सका। शिलालेख सक्रिय होने के बाद कोई वास्तविक प्रतिवाद नहीं था। दैवीय दानव ने उत्तम रक्षात्मक पद्धति बनाई थी और उसका शिष्य बड़ी क्षमता से इसका प्रबंधन कर रहा था। राजा एल्बास में थोड़ा परिवर्तन हुआ। उसे कोई चोट नहीं आई, उसका वस्त्र अभी भी साफ और चमक रहा था, और उसकी शक्ति थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। फिर भी उसका रंग थोड़ा पीला पड़ गया। परिवर्तन इतना सूक्ष्म था कि कई विशेषज्ञ इसे नोटिस करने में विफल रहे, लेकिन वह घटना हाइव के पावरहाउस की नजरों से बच नहीं सकी। नकल तकनीक ने राजा एल्बास को प्रभावित किया था, यहाँ तक कि ठोस चरण के पावरहाउसों को भी रक्षात्मक पद्धति को गंभीरता से लेना पड़ा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हाइव की शक्ति उसके दुश्मनों और सहयोगियों की नज़र में आसमान छू गई। आखिरकार कोरल द्वीप समूह की स्वतंत्रता के बाद से नकल तकनीक ने अपनी वास्तविक शक्ति नहीं दिखाई है। कई लोग भूल गए थे कि वे शिलालेख कितने खतरनाक हो सकते हैं। कुछ ताकतवरों को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या उनकी शक्ति की कोई सीमा है। उस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं था। नकल तकनीक में केवल सांस और फंसे हुए प्राणियों की आवश्यकता होती है, और कुछ भी इसके प्रभारी अस्तित्व की क्षमता से आया है। वह छोटा सा संगठन जो कुछ शताब्दियों पहले 3 प्रमुख सेनाओं के नियंत्रण से भागने में कामयाब रहा था, पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित डोमेन बन गया था। जिन लोगों के मन में अभी भी हाइव के प्रति द्वेष था, वे केवल उस दृश्य को देखकर अपनी प्रतिशोधपूर्ण योजनाओं को छोड़ सकते थे। केवल वीर रैंक के शिखर पर मौजूद व्यक्ति ही हाइव से कुछ जब्त करने का प्रयास कर सकता है। राजा एल्बास दुनिया की एकमात्र शक्ति थे जो बाहरी मदद के बिना भी उस कार्य में सफल हो सकते थे, यहाँ तक कि उन्हें भी कभी कभी अपनी सीमाएं स्वीकार करनी पड़ीं। प्रतियां उसके स्तर के आसपास भी नहीं थीं, लेकिन उनकी अमरता धीरे धीरे उसकी नसों तक पहुंच रही थी। अभिलेख विधि के प्रति उनकी जिज्ञासा ही उन्हें शांत रखती थी। फिर भी राजा एल्बास अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए पूरी दुनिया के सामने हार मान रहा था। उनकी भव्य और गौरवशाली वापसी एक अव्यवस्थित लड़ाई में बदल गई थी, जहां वह अपनी आधार शक्ति के साथ विजेता के रूप में सामने नहीं आ सके। ये थोड़ी सी अनिच्छा के कारण था कि राजा एल्बास ने खतरे को अधिक गंभीरता से लेने का निर्णय लिया। उसके हाथ में एक लाल रंग का भाला दिखाई दिया और उसकी आभा को छूते ही हथियार के चारों ओर की हवा जल गई। जब छठी रैंक के शिखर पर एक हथियार प्रकट हुआ तो दुनिया चुप हो गई। इसकी शक्ति वीरतापूर्ण रैंकों द्वारा व्यक्त की गई शक्ति से कहीं अधिक थी, और नूह इसकी संरचना के अंदर भरी हुई उच्च ऊर्जा को महसूस कर सकता था। भाले का आकार काफी सरल था। इसकी नोक पर केवल एक लंबा ब्लेड था और इसका शाफ्ट धात्विक था। फिर भी नूह जानता था कि राजा एल्बास ने अपनी उच्च ऊर्जा कैसे बनाई, ताकि वह उन पॉलिश की गई सामग्रियों के अतीत को देख सके। जैसे ही उसका ध्यान भाले पर गया, उसका काला सितारा तेजी से घूमने लगा। वह इसके ताने बाने में किंग एल्बास को समझ सकता था, और एलिमेंटल फोर्जिंग पद्धति में उसकी विशेषज्ञता ने उसे इसकी मूल सामग्रियों का हिस्सा समझा।
तेज सिर उसके दिमाग में हड्डियों की तरह लग रहा था और शाफ्ट से खून की एक हल्की गंध आ रही थी। अन्य कीमती सामग्रियां इसकी संरचना के साथ जुड़ गई थीं, लेकिन नूह पुष्टि कर सकता था कि राजा एल्बास ने अपने शरीर के ऊतकों को मुख्य सामग्रियों के रूप में इस्तेमाल किया था। नूह ने पहले भी कई बार यही किया था। ये जानकर कि उन दोनों ने उस प्रकार की रचनात्मक प्रक्रिया साझा की, उसे अजीब महसूस हुआ। राजा एल्बास ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अपना भाला जमीन पर तान रखा और अपने विरोधियों की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। सच तो ये था कि वह अपने अंकित हथियार से हमला नहीं करना चाहता था। उसने पहले ही इस क्षेत्र को मान्यता से परे नष्ट कर दिया था, इसलिए उसने इसे और अधिक बेकार बनाने से बचने की कोशिश की। फिर भी हाइव का कुलपति एक राक्षस था। उसने रॉयल को दूर रखने के एकमात्र उद्देश्य के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद करने का विकल्प चुना था। यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाइव को उस क्षेत्र की रक्षा की कोई उम्मीद नहीं थी। चेजिंग डेमन को अपने डोमेन पर हमला करने की कीमत दिखानी पड़ी, जो कि क्षेत्र ही निकला। हाइव को उस भूमि की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चेजिंग डेमन अपने दुश्मनों के हाथों में समाप्त होने के बजाय इसे टूटते हुए देखना चाहता था। यदि वह इसे प्राप्त नहीं कर सका, तो कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। उस समय जली हुई भूमि पर 9 आकृतियां प्रकट हुईं। प्रत्येक रैंक 6 रक्षक की 3 प्रतियों ने क्षेत्र की टूटी और जलती हुई सतह पर आकार लिया और अपना अंतिम आत्मघाती हमला तैयार किया। राजा एल्बास ने अपना सिर हिलाया और भाले को गिरने दिया। उसने इसे फेंका भी नहीं। उसका हाथ खुल गया और शक्तिशाली अंकित हथियार उतरना शुरू हो गया। जैसे ही भाला नीचे की ओर गिरा, आग ने भाले को ढक लिया। प्रतियों ने हथियार की परवाह नहीं की और अपने ऊपर उड़ रहे कल्टीवेटर पर अपना सब कुछ उड़ा दिया। फिर भी इससे पहले कि उनके हमले या खुद उनके प्रतिद्वंद्वी तक पहुंच पाते, दुनिया लाल हो गई, जिससे वे शून्य हो गए। जब वातावरण में लाल रंग की चमक भर गई तो कुछ विशेषज्ञ जो लड़ाई के बहुत करीब थे, उन्हें पीछे हटना पड़ा। भाले ने अचानक अपनी शक्ति छोड़ दी थी और उसके भीषण दबाव से उसकी सीमा में आने वाली हर चीज बिखर गई थी। फिर जब हथियार ने जमीन को छुआ तो भीषण आग भड़क उठी और पूरे क्षेत्र में फैल गई। आग की लपटें उसकी सीमाओं पर भी रुक गईं और ऐसे स्थिर रहीं मानो वे कोई उग्र रक्षात्मक दीवार हों।